हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई फटाफट से। आज कुछ इंपॉर्टेंट सा डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हिंदी का एक पेपर बचा था 2019 पीआरटी वाला, मुझे वो डिस्कस करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा मैम वी विल मैनेज, आप है ना एक बार रिवीजन सी करवा दो, थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि एसटेट के एग्जाम के लिए एक रिवीजन टाइप में क्लास दे दो। तो मुझे लगा चलो भाई एक रिवीजन ही करवा देती हूँ। देखो अब वैसे तो क्या आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा सिलेबस है उसकी रिवीजन पॉसिबल हो सकती है, बट हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी की क्लास थी जो हर बार एग्जाम में आ रहा है और बच्चे कंफ्यूज थे, उसके काफी कमेंट्स आए थे। तो मैं आपको इन शॉर्ट हिंदी के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है डिटेल्ड पढ़ाना, एक होता है इन शॉर्ट पढ़ाना। तो इन शॉर्ट मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है समास, जो कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये दिमाग में मेरे पहले नहीं आई बात, नहीं तो क्लास और जल्दी शुरू कर लेती। 1 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है, मैं बता दूं। 1 बजे आपकी मैथ्स की जो आरबीडी के पेपर बचे हैं, रवि सर आएंगे और वो लगभग कंप्लीट करवा जाएंगे, ठीक है। लास्ट ही क्लास होगी सर की, ये सीधी सी बात है। तो 1 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी, मैं लास्ट फॉर एस्टेट। उसके बाद 7:30 बजे 7:30 बजे हरियाणा जीके का पार्ट 2 जो आप कल देख रहे थे, आज और देख लेना। इसी में आपके 10 नंबर में से 7-8 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा जीके का पार्ट 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ, बाकी हरियाणा जी की क्लास जल्दी खत्म होगी, तो आज रात को मैं हिस्ट्री की क्लास लूंगी, ठीक है। हिस्ट्री के प्रीवियस पेपर एंड एक रिवीजन। हाँ, चलो जिसमें कंफ्यूजन है वो डिस्कस करेंगे अब बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बात आती है भाई समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। स्पीड रहेगी मेरी थोड़ी सी क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। समास होता है एक तरह से चीजों को संक्षिप्त करना, संक्षेपण करना, चीजों को शॉर्टन करना। वो चीज क्या होता है भाई? समास होते हैं। मेन पॉइंट्स। क्वेश्चन आता है समास के कितने तत्व होते हैं, मतलब समास के कितने एलिमेंट होते हैं, यू कैन से समास के कितने अंग होते हैं। तो समास के आपसे तत्व पूछे, आपसे अंग पूछे, तो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं। कौन कौन से? समस्त पद, पूर्व पद, वैसे तो सही मायने में ऐसे लिखेंगे, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास का विग्रह। ऐसे से क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं पीआरटी के पेपर में कि समास का कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, एक समस्त पद होता है और एक समास का क्या होता है? विग्रह होता है। आपको पता कोई भी समस्त पद है, जैसे मैंने यहाँ लिखा राजपुत्र, ठीक है, मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया राजपुत्र, और जब ये कंप्लीट शब्द है, जब ये कंप्लीट शब्द है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं समस्त पद, ठीक है। ये कंप्लीट शब्द है तो हम उसको, हाँ आ जाओ भाई फटाफट, तुम लाइव आ जाओ, अभी बड़े कम है लाइव। तो जब हम इसको बोलते हैं कंप्लीट को, तो हम इसको बोलते हैं समस्त पद, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। लेकिन मैंने यहाँ लिखा राज और यहाँ लिखा पुत्र, ठीक है। तो ये इसका पहला पद हो गया और ये इसका क्या हो गया भाई? उत्तर पद हो गया। और विग्रह क्या होता है? जैसे राजा का पुत्र, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं भाई? विग्रह करते हैं। आप तुम लिखते जाओ, जो जो बोलते रहोगे वो कॉन्सेप्ट में बताती रहूंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको उत्तर पद और उसको समस्त विग्रह। फिर आता है कि भाई जो ये समास होता है अपना, जो ये समास होता है, फिर आता है कि इसके कितने भेद होते हैं, मतलब इसको किस आधार पर बांटा जाता है। तो समास को मुख्यतः प्रधानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो भाषाविद हैं, जो व्याकरणविद हैं, उन्होंने समास को मुख्यतः प्रधानता के आधार पर डिफाइन किया गया है। प्रधानता के आधार पर, प्रधानता का मतलब किस समास में क्या क्या चीज प्रधान होती है, किस समास में क्या क्या होता है। तो प्रधानता के आधार पर समास को क्या किया गया है भाई? डिवाइड किया गया है, समास को बांटा गया है प्रधानता के आधार पे। जैसे 4 प्रकार से। एक समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ये जो मैं बात बता रही हूं ना, स्टेटमेंट के अंदर एज इट इज आपको लिखी मिलने वाली है, ठीक है। ये 6 प्रकार कैसे हैं मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आए प्रधानता के आधार पर समास के कितने भाग हैं, तो आप कहोगे समास के 4 भाग हैं प्रधानता के आधार पे। आपसे पूछा जाए समास के मुख्य भेद कितने हैं, मुख्य शब्द पे ध्यान देना जरा।
मुख्य भेद आपसे पूछा जाए, मुख्य शब्द पे ध्यान देना है, मुख्य भेद आपसे पूछा जाए तो भी आप आंसर 4 ही करोगे, लेकिन वो ना तो मुख्य लिखता है ना प्रधानता लिखता है, सिंपल आपसे लिख रहा है कि समास के कितने भाग हैं, तो भाई प्रेजेंट में आपको पता है 6 हैं, लेकिन सही मायने में समास के मुख्य रूप से तो 4 ही भाग हैं, प्रधान रूप से 4 ही भाग हैं, क्योंकि जो 2 भाग हैं वो तो तत्पुरुष समास के भाग होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पूर्व पद प्रधान समास, फिर होता है उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान, आप इसको कह सकते हो, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान। तीसरा होता है ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस तरीके से होते हैं क्या अपने समास के भाग, ठीक है, इस तरीके से होते हैं अपने समास के भाग। नीलू आई विल ट्राई। पूर्व पद प्रधान कौन सा होता है भाई, अविभाव समास, ठीक है, पूर्व पद प्रधान कौन सा होता है आपका, अविभाव समास, जिसके अंदर पहला पद आपका प्रधान होता है। दूसरा पद जो प्रधान होता है वो किस में होता है, तत्पुरुष समास में, ठीक है, दूसरा पद जो आपका प्रधान होता है वो किस में होता है, तत्पुरुष समास के अंदर होता है। दोनों पद जो प्रधान होते हैं आपको पता है वो किस में होते हैं भाई, वो आपके द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है, जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो आपके किस में होते हैं, द्वंद्व समास के अंदर होते हैं। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब कोई तीसरा ही मीनिंग निकलता है, कोई तीसरी ही बात होती है, कोई तीसरा मीनिंग निकलता है और कोई तीसरी ही बात होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुब्री समास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बहुब्री समास बोलते हैं, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो उसको बोला जाता है बहुब्री समास, ठीक है। हाँ, अब जो द्विगु और कर्मधारय समास हैं, जो द्विगु समास है और जो कर्मधारय समास है वो दोनों तत्पुरुष समास के ही भाग हैं, ठीक है, जो द्विगु समास है और जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। मैंने ये चीज क्यों बताई है, क्योंकि आज जो पेपर करवाने वाली थी पीआरटी, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट दे रखी थी, क्वेश्चन में असंगत छांटना था, कौन सा असंगत है, और उसके अंदर ये लाइन दी हुई थी, द्विगु और कर्मधारय प्रधान समास होते हैं। समझ रहे हो, असंगत, असंगत का मतलब जो सही नहीं है वो छांटना था। क्वेश्चन डाला हुआ था समास के मुख्य भेद 4 होते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा स्टेटमेंट था द्विगु और कर्मधारय समास प्रधान समास होते हैं, मतलब प्रधान मतलब मुख्य रूप से समास होते हैं। और एक क्वेश्चन ये डाला हुआ था कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो बहुब्री समास कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन डाला हुआ था, तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रधान समास नहीं होते, बल्कि ये समास के क्या होते हैं भाई, भाग होते हैं, ठीक है, ये समास के क्या होते हैं, भाग होते हैं। आज एसएसटी की क्लास रहेगी, रात को हिस्ट्री क्लास मैं आपको बता रही हूँ, या फिर है ना, अब मेरे को ये नहीं पता रवि सर कितनी देर क्लास लेंगे, मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना करो। बेल आइकन तुमने प्रेस कर रखा है, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल पे एक बार विजिट कर लो। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही हूँ, मैं अब ये हिंदी की रिवीजन करवा रही हूँ तुम्हें 1-1.5 घंटा, उसके बाद रवि सर मैथ पढ़ाएंगे 1 घंटा 2 घंटा, मुझे नहीं पता कितनी देर पढ़ाएंगे, मुझे लगता है सर 3-4 बजे तक ही पढ़ाएंगे। फिर दूसरी क्लास 7:30 बजे है, तो 5 से 7:30 के बीच का जो टाइम होगा ना, मतलब जैसे ही रवि सर क्लास छोड़ेंगे उसके आधे घंटे के बाद मैं हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दूंगी। उसके अंदर जितने भी एसएसटी के प्रीवियस क्वेश्चन में हिस्ट्री आई है विद कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। और फिर हरियाणा जी की होगी और शाम को टाइम होगा तो इंग्लिश करवा दूंगी, ठीक है भाई। हाँ, सो डोंट वरी रहो, बस तुम ये मत सोचो, मैं शेड्यूल लगा दूंगी 10-15 मिनट पहले, एक बार चेक कर लेना तुम मैथ की क्लास खत्म होते ही, ठीक है। हिस्ट्री क्लास 100% करवा दूंगी, 100%, सारे पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट आती है जो बच्चों को पता नहीं होती, तो ध्यान रखेंगे। अब लिखने की बजाय मैं फटाफट करवाती हूँ तुम्हें, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना ना यहाँ पर, है ना, पूरी क्लास पढ़ाने वाला टाइम नहीं। अब आपको पता है भाई अविभाव समास कौन सा होता है, अविभाव समास सबको पता है भाई, वो समास होता है जिसके अंदर आपका पूर्व पद प्रधान होता है ना, कोई अविकारी शब्द होता है, मतलब उसके अंदर कोई अविकारी शब्द जरूर होगा। ये एक बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट आ रही है आजकल, कौन सा असंगत है, असंगत में वो स्टेटमेंट पूछ लेता है आपसे। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अव्यव, कोई अविकारी या अव्यव शब्द होता है, ठीक है, कोई उपसर्ग हो सकता है, ठीक है, तो उपसर्ग वगैरह भी जब ज्यादा आते हैं तो अविभाव समास वहां पर हो जाता है।
बेसिकली ये शब्द आप ध्यान रखना, मोस्टली ये शब्द भर, प्रति, बा, बे, ठीक है, भर, प्रति, बा, बे, पूर्वक, पीछे पूर्वक शब्द लगाओ, भर, प्रति, बा, बे, यथा, आ, बै, अधि, अनु, ये शब्द बेसिकली जो होते हैं, ये शब्द हमेशा किस में आते हैं भाई, अविभाव समास में। जैसे आजन्म, हाथों हाथ, समय, प्रत्येक, यथाशीघ्र, भरपेट, प्रतिवर्ष, आमरण, आशक्ति, ठीक है, आपाद मस्तक, बेलाग, बेलगाम, प्रत्युत्तर, तो ये आपको ना अलग ही दिख जाएंगे। वैसे हम बाकी समास का टाइप पढ़ेंगे तो आप वैसे भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ये चीजें आपको अलग ही दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो समास होते हैं वो क्या होते हैं भाई, अविभाव समास होते हैं। और पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अविभाव समास के अंदर दोनों पद जिसमें समान आ जाए, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें दोनों सिमिलर शब्द हों, तो वो समास भी अविभाव समास होता है, ठीक है, वो समास भी क्या होता है, अविभाव समास होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। हाँ, तो वो समास अविभाव होता है। गली गली, गांव गांव, घर घर, नीडर, निर्विवाद, कुछ इंपॉर्टेंट से शब्द बता देती हूँ मैं, बीचों बीच पेपर में आया हुआ था, ठीक है, बीचों बीच, भरसक क्वेश्चन आया हुआ था, भरसक, तुम शब्दों को ही देख लो, है ना, प्रतिमास मतलब हर बास, रातों रात, यथामति, ये सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी आपके अविभाव समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो दोनों शब्द सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद जो आता है वो आता है भाई कौन सा, द्वंद्व समास, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वो कौन सा आता है भाई, द्वंद्व समास आता है। ये इंपॉर्टेंट समास है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना बहुत थोड़ा पढ़ते हो। द्वंद्व समास के अंदर आप, ये तो सबको पता है कि जो आपका द्वंद्व समास होता है उसके अंदर दो अपोजिट शब्द आते हैं, ठीक है। आप मानोगे भाई द्वंद्व समास में क्या होता है, दो अपोजिट शब्द आते हैं द्वंद्व समास में, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद को किसी की जरूरत नहीं होती, दोनों का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व होता है ना, तो वो द्वंद्व में आते हैं। अब यहाँ पर आपको जो याद करना है पॉइंट नया, वो क्या याद करना है, जो द्वंद्व समास है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, और एक होता है समाहार द्वंद्व, ठीक है। एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, और एक होता है समाहार द्वंद्व, ठीक है। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई विकल्प है, मतलब अपोजिट शब्द, याद रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये द्वंद्व समास तो सबको पता है, बट आपको इनका टाइप भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर क्या होता है, अपोजिट शब्द, मतलब जो विलोम शब्द होते हैं ना, जो विलोम होते हैं, एक दूसरे से अपोज करते हैं, वो शब्द किसके अंदर होते हैं भाई, वो शब्द आपके समास के अंदर होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे से परे होते हैं, एक दूसरे से हटकर होते हैं। जैसे कि पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, यश अपयश, है ना, देव असुर, ये शब्द देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं पेपर में जो हम गलती करते हैं, देवासुर, तो ये देव और असुर लिखा हुआ है, तो देव और असुर एक दूसरे के अपोजिट है, जय पराजय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो धर्म अधर्म, ये दोनों शब्द बड़े ध्यान से देखना, पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि सरफेस लेवल पर देखने पर, जब आप इसको सरफेस देखते हो तो सरफेस लेवल पर देखने पर कर्तव्य अकर्तव्य लग रहा है ना, कर्तव्य कर्तव्य लग रहा है, मतलब कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा तो धर्म धर्म लग रहा है और अविभाव कराओगे, लेकिन इनको ध्यान से देखो, कर्तव्य अकर्तव्य है, धर्म अधर्म है, ये दोनों चीज एक दूसरे से अपोजिट है, ये दोनों चीज क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जो अपोजिट चीजें हैं, तो ये भी किसके अंदर आ गई भाई, ये आपके द्वंद्व समास के अंदर आ गई, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा होता है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ध्यान से सुनिएगा। इतरेतर द्वंद्व में क्या होते हैं, जो एक दूसरे की पूरक चीजें होती है, पूरक का मतलब समझ रहे हो, जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है ना, तो एक दूसरे को जो कंप्लीट करती हैं वो होती हैं पूरक, ठीक है। एक दूसरे को जो कंप्लीट करती हैं वो होती हैं पूरक, जैसे शिव पार्वती एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, है ना, दाल रोटी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हवा पानी, माता पिता, अंजल, अंजल जैसे अन्न और जल एक साथ ही तो होता है, तो एक दूसरे के पूरक है, जैसे कहते हैं ना दाल रोटी, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैकल्पिक में क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, एक मिनट भाई, वैकल्पिक में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, और इतरेतर में क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और समाहार में क्या होता है,
समाहार में होता है मतलब ऐसे नहीं बोलते कि जैसे मैंने कोई शब्द बोलूं, जैसे मैं कहूं घास फूस, अब मैंने शब्द बोला घास फूस। अब देखो घास फूस का क्या मतलब है, घास फूस अपनी जाति को पूरा प्रेजेंट कर देगी, भाई सारी दुनिया की घास सारी दुनिया की फूस, है ना, तो अपनी जाति को पूरा प्रेजेंट करती है। तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, घास फूस, जो अपनी पूरी जाति को क्या कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे जन्म मरण है, रुपया पैसा है, चमक दमक है, हम बोलते नहीं है यार यहाँ पर है ना बड़ी चमक दमक है। अब वो चमक धमक अपने आप में एट द होल है, मतलब जो गेस्टाल्टवादी का एट द होल वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस ये चीज याद रखना, गेस्टाल्टवादी का एट द होल वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको समाहार द्वंद के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास सबको पता है, बहुत ही आसान होता है कर्मधारय समास। हाँ, जैसे कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है भाई, एक बच्ची कई देर से लिख रही है मैम उपमेय उपमान बता दो, अभी बताती हूँ। कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है, कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उपमेय और उपमान का क्या होता है भाई, संबंध होता है। अब मैडम ये उपमेय और उपमान क्या बला है वो बता दो। मैंने कहा काला सूट, ठीक है, मैंने कहा सुंदर मुख। अब यहां पर देखिए सूट है एक तो, और एक क्या है काला, ठीक है, एक क्या है काला। तो उपमेय वो शब्द होता है जिससे हम तुलना करते हैं, मतलब जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा विशेष्य, ठीक है, जो विशेष्य होता है ना, जो विशेष्य होता है वो भी क्या होता है, उपमा, मतलब जो विशेष्य होता है और उपमेय होता है, इनकी शक्लें आप ध्यान से देख लो। आप उपमेय उपमान को तो भला ही भूल सकते हो, लेकिन विशेषण विशेष्य को मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा भूल सकता है। विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है, जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है विशेष्य। कभी नहीं भूलोगे आप। अब उपमेय उपमान ध्यान से सुनना, आपको उपमान शब्द अच्छा लग रहा है और विशेष्य विशेषण में से विशेषण अच्छा लग रहा है ना, ये समझना उपमान वही होता है जो विशेषण होता है, ठीक है, उपमान वही होता है जो विशेषण होता है, उपमेय वही होता है जो विशेष्य होता है, ठीक है, उपमेय वही होता है जो विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं, सूट के बारे में बता रहे ना, सूट क्या है उपमेय है, सूट कैसा है काला है, काला क्या है उपमान, सुंदर क्या है उपमान, मुख क्या है उपमेय, ठीक है। तो इसके अंदर जो कर्मधारय समास होता है बेसिकली, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एनवीएस की हिंदी को लेके मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं कि मैम 20 में से 19 क्वेश्चन आपके कंटेंट से थे। कल से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं जो एनवीएस दे के आया था, तो थैंक यू सो मच भाई, मेरी वजह से नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है उस कंटेंट को, मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है। 20 में से सभी बच्चे कह रहे हैं मैम 19 क्वेश्चन है ना क्लास के अंदर से आए हुए थे जो कॉमन एस्टेट बैच की थी। मैं हमेशा तुम्हें एक चीज बोलती हूँ, तुम्हें ना कभी ये मत सोचा करो कि मेरे पास वो बैच है मेरे पास वो बैच है, पढ़ाई सबकी बराबर होती है। मैंने किसी बैच में हिंदी पढ़ाई है तो 0 से 100% पढ़ाई है, फिर चाहे कोई पेपर दे आओ, ये ना है कि उसका अलग है उसका अलग है, कोई पेपर दे आओ सबके अंदर वो हिंदी आएगी। अब हमने तो एस्टेट का कॉमन बैच पढ़ा था ना, बट एनवीएस में 20 में से 19 क्वेश्चन ऑन बोर्ड आए हुए थे, मुझे नहीं पता ना मैंने पेपर देखा, बच्चों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं इस चीज को लेके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, विशेष्य और विशेषण का संबंध होगा। जैसे देखो महाकवि, कवि कैसा है भाई महान है, ठीक है, तो इसके अंदर जो जैसा ये शब्द आएंगे, जो जैसा ऐसे जो शब्द हैं वो इसके अंदर जो है बेसिकली आते हैं, ठीक है। वचनामृत है ना, चंद्रमुख, क्रोध की अग्नि, सज्जन, नवयुवक, घनश्याम शब्द में बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। घनश्याम, घनश्याम शब्द वैसे तो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची भी है, ठीक है, घनश्याम है, पीताम्बर है, लेकिन काले बादल के लिए भी यूज होता है जो घनश्याम शब्द है, ठीक है ना। तो घनश्याम है, नरसिंह है, वचनामृत है। तो घनश्याम शब्द वैसे ध्यान से सुनना ज्यादातर कृष्ण भगवान के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन में बहुब्री समास हो, जैसे शब्द है पीताम्बर, शब्द है नीलकंठ, शब्द है घनश्याम। अब ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है महापुरुष। अब है ना मेरी बात को समझना, कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें कभी भी। मैं तुम्हें एक सिंपल सी लॉजिकल बात बता रही हूं, जब आप उस शब्द को देखो, आपको उस शब्द को देख के ये लगे यार इसका ना कोई और भी उत्तर आएगा, मतलब इस शब्द का कोई और भी उत्तर आएगा, XYZ क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो क्या अर्थ दे रहा है, लेकिन जब आपके माइंड में ये आए कि इस शब्द का तो कोई और भी उत्तर आएगा, जब ये फील आपके दिमाग में आ जाए ना कि इस शब्द का कोई और उत्तर आएगा,
तो समझ लेना वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जब आपको लगे, अब मैंने बोला महापुरुष, तो आपको यार महान है जो पुरुष, मतलब महापुरुष। अब महापुरुष तो महापुरुष ही है, मतलब इसका कोई और उत्तर तो नहीं आता। एक पता नहीं इसी टाइम मेरे घर की घंटियां क्यों बजती हैं। ठीक है महापुरुष होगी वो विनीता। चला जाएगा कोई बजा बजू के। हाँ, तो अब मैंने शब्द लिखा, भाई बहुत घंटियां बज रही है, मेरे को 1 मिनट सॉरी देखना पड़ेगा कौन है गेट पे। विनीता कौन है? हाँ जी भैया, कौन से पैसे? मैं ना क्लास ले रही हूँ, आप शाम को आ जाना। कल सुबह दे दूंगी भैया, मैं क्लास ले रही हूँ। इसी टाइम जरूर मेरे घर में कोई ना कोई टपकते ही हैं। एक ही कूड़े वाले जरूर वहम बना रखा, महीना हुआ नहीं है, आ जाते हैं 1 मिनट में। पर कोई बात नहीं, बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनको देना चाहिए। देखो टाइम पे सरकार, वैसे तो मतलब क्या हमारे यहाँ मतलब, अरे घंटी ना खराब कर जाए, कूड़े वाला था, कहता मैडम कूड़ा डाल दो, मैंने कहा कल डाल देंगे, पैसे भी कल दे देंगे। अब कहाँ मैं क्लास छोड़ के जाती। ये है ना पंगा, इसी टाइम पे होता है, क्योंकि यही टाइम है घर में। अब मैं क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, सबके घरों में ये कहानी है। हम नाउ कम टू द पॉइंट। हाँ, तो अब मैंने शब्द लिखा महापुरुष। मैंने शब्द क्या लिखा? महापुरुष। अब जो महापुरुष शब्द है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। महापुरुष, आपको क्या लग रहा है कि कोई थर्ड फीलिंग आ रही है? भाई महान है जो पुरुष, महापुरुष, दुनिया महापुरुष हो सकती है, मतलब एक तरह से जातिवाचक टाइप हो गया। तो ये महापुरुष सिर्फ कर्मधारय में ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा पीतांबर, पीला है अंबर, जो अंबर पीला है, कर्मधारय है, लेकिन पीले हैं अंबर जिसके, ये वाली सेंस भी तो आ रही है ना, पीले हैं अंबर जिसके। अब दिमाग में आएगा भाई किसके है? अब हमें नहीं पता, मान लो वो कृष्ण भगवान के हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो कृष्ण भगवान के, बट हमें ये पता पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके। अब मान लो आपको नहीं पता वो किसके हैं, बट सेंस तो चली गई ना तीसरी। जिस भी शब्द में तीसरी सेंस चली जाए ना, ये समझ लेना वो किसके अंदर आ जाएगा भाई, आपका वो आपका उसके अंदर आ जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंदर। ठीक है, तो वो बहुब्रीहि समास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कमल नयन, जैसे कमल जैसी नयन, देहलता, देहलता शब्द आया था पिछली बार पेपर में। ठीक है, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं, कर्मधारय समास के अंदर आते हैं बेसिकली। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ प्रदान होगा। ठीक है, जैसे घनश्याम है, निशाचर है, रात में घूमने, देवराज है। ठीक है, ये मेन मेन शब्द मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वज्रपाणी, चक्रपाणी, शचीपति। ठीक है, शचीपति इंद्र को बोलते हैं, ध्यान रखना, ये है ना, उसमें आया हुआ था पर्यायवाची में। शचीपति इंद्र को बोलते हैं। जैसे चंद्रमौली है, मकर ध्वज है, कामदेव को बोलते हैं। ठीक है, आशुतोष जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, शिव भगवान को बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, मयूर वाहन। देखो इसके अंदर बेसिकली है ना, सारे भगवानों के जितने भी पर्यायवाची है ना, भगवानों के जितने भी पर्यायवाची हैं, सारे के सारे बहुब्रीहि समास के अंदर रहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास हो तो बहुब्रीहि समास करोगे, नहीं तो कर्मधारय कराओ, कौन रोकने वाला है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास, जहां पर बच्चे यहां पर गलती करते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, ये ऐसे ऐसे शब्द तुम्हें पेपर में दिखेंगे, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष तो जिनको समान अधिकार है, मतलब जो बाकी दो समास हैं, दिवगु और कर्मधारय, तो ये क्या है भाई, समान अधिकरण तत्पुरुष। और व्याधिकरण तत्पुरुष कौन से होते हैं, जिसमें कारक की विभक्ति आती है। यहां पर आप कंफ्यूज होते हो, जिसमें कारक की विभक्ति आती है। ठीक है, एक शब्द पूछती हूं, देखती हूं तुम्हें कारक विभक्तियों का कितना ज्ञान है। कन्यादान शब्द में बताना। देखो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, कारक 8 है ना, सबको पता है। तो आपका जो पहला है कर्ता कारक और संबोधन, ये दो नहीं होते, बाकी 6 होते हैं। ठीक है, बाकी 6 कारक होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, कन्यादान शब्द में बताना भाई, कन्यादान शब्द के अंदर कौन सा कारक आएगा। ठीक है, कन्यादान शब्द में कौन सा कारक आएगा, मतलब उसकी टाइप बतानी है। ये पढ़ चुके हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, सबको पता है। वेरी गुड, शाबाश। संप्रदान कारक पेपर है परसों, ये वो लिख रहे हैं संप्रदान जिन्होंने हिंदी का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है पढ़ा नहीं है।
अच्छा, कन्या के लिए दान किया जाता है क्या? कन्या के लिए दान होता है, कन्या का दान होता है? कन्या का दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता। कन्यादान संबंध तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। कन्या के लिए थोड़ी ना दान किया जाता, कन्या के लिए थोड़ी ना दान कर रहे हैं। पिता क्या करते हैं शादी फेरों पे? पंडित क्या बोलता है, सुना है? भूल गए, भूल गए उस दिन को। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। अब आप कन्या का दान कीजिए, ठीक है, हाथ पीले करवाते हैं, हल्दी लगाते हैं, कन्या का दान करते हैं, कन्या के लिए दान नहीं होता। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष आएगा इसमें, क्लियर? हाँ, जैसे देखो कर्म तत्पुरुष के मेन मेन शब्द मैंने लिखे हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है, मुंह तोड़, मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह को तोड़ दिया, ठीक है, ग्रह आगत, घर को आया, विरोध जगत, विरोध को जनने वाला। जितेंद्रिय शब्द को ध्यान से देख लो, कई बच्चे जितेंद्रिय को उसमें ले जाते हैं बहुब्री समास में। इंद्रियों को जीतने वाला होता है जितेंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला होता है जितेंद्रिय। हाँ। अब सबको याद आ गया, कन्या के हाथ भर के हाथ में दीजिए। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में आपको के लिए वाली सेंस आएगी, ठीक है, के लिए वाली सेंस आएगी आपको। ये भयभीत यहां से कट कर दो। जैसे तुलसी कृत है, तुलसी द्वारा कृत है, ठीक है, रेखा अंकित है, हाथ लिखित है। मुंह मांगा शब्द को ध्यान से देख लो, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है, मुंह मांगा शब्द। अकाल पीड़ित शब्द, शोकाकुल, शोक से आकुल है वो, करुणा से भरा हुआ है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे किसके अंदर आते हैं भाई? करण तत्पुरुष के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, करण तत्पुरुष में ना कोई रीजन होता है। जैसे करुणा से भरा है, तुलसी से लिखा है, मुंह से मांगा है, ठीक है, तो कोई ना कोई रीजन टाइप की कोई चीज होती है, तो वो हमेशा करण तत्पुरुष के अंदर ही आती है, करण तत्पुरुष के अंदर ही पढ़ी जाती है। संप्रदान तत्पुरुष जैसे समाचार पत्र है ना, समाचार पत्र, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, न्यायालय, न्याय के लिए आल्य, न्यायालय, ठीक है, यज्ञ वेदी, ये वो ही बता रही हूँ जो पीछे पेपर्स में आ चुके हैं शब्द। देशभक्ति, पाठशाला, रणभूमि, हवन सामग्री, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि के लिए की सेंस आ रही है, रणभूमि, रण के लिए भूमि। अपादान कारक के अंदर क्या होता है? जो चीज वो हो जाती है, लाइक दूर हो जाती है, ठीक है, दूर हो जाती है, तो वो चीज क्या होती है? अपादान कारक। जैसे राजद्रोह है ना, राजद्रोह, कर्म से विमुख होना, कर्म विमुख शब्द आया हुआ था एक बार पेपर में। बलहीन, बल से हीन होना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना, ठीक है, धनहीन, पाप मुक्त, हृदयहीन, मतलब किसी चीज के पास होना या किसी चीज के दूर होना, सभी किसमें आते हैं भाई? सभी आपके अपादान तत्पुरुष में आते हैं। कोई चीज आपसे पास है, कोई चीज आपसे दूर है, तो सभी अपादान तत्पुरुष के अंदर ही काउंट होती हैं, ध्यान रखेंगे। संबंध तत्पुरुष आपको पता ही है ना। अब ऐसे ही देवालय शब्द है, ये एक्सेप्शन है। देखो न्यायालय, देखो देवालय और न्यायालय ध्यान से देखेंगे, देवालय और न्यायालय शब्द है। न्यायालय न्याय के लिए आलय होता है, मतलब उसके अंदर न्याय होता है, न्याय के लिए क्या होता है? आवल्य। लेकिन देवालय, देवालय क्या होता है? देव के लिए आलय, भगवान के लिए घर होता है, भगवान का घर होता है मंदिर, ठीक है, भगवान के लिए नहीं होता, भगवान का घर होता है मंदिर। तो देवालय संबंध तत्पुरुष है। लेकिन वैसे है ना, पुरानी किताबों में देवालय को आज तक संप्रदान ही लिखा हुआ है, तो यदि आ जाए तो संप्रदान को ही प्रायोरिटी दे देना, नहीं तो संबंध, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे। कन्यादान, श्रमदान, ठीक है, श्रमदान, सत्य प्रतिज्ञा, वीर कन्या, जल राशि, ये सभी किस में आते हैं भाई? संबंध तत्पुरुष में आते हैं, ठीक है, ये सभी संबंध तत्पुरुष में आते हैं। और घुड़सवार शब्द में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। घुड़सवार हम बोल देते हैं घोड़े पर सवार घुड़सवार होता है, ध्यान से देखिएगा। काफी बच्चे घुड़सवार को अपादान तत्पुरुष करके आते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि में पर अधिकरण होता है, ठीक है। देवों का आल्य होता है, वैसे तो देवों का ही आल्य होता है, संबंध के अंदर ही रखना देवालय को। अब ध्यान से देखिए। लक्ष्मी कह रही है किसने बनाया समास? अरे ये तो क्विक रिवीजन है, यदि इस क्लास को डीपली पढ़ें तो 3 क्लास में खत्म हुई थी ये क्लास, तो सब समझ आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक होता घुड़सवार शब्द, तो घुड़सवार को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये अधिकरण तत्पुरुष है, घोड़े पर सवार घुड़सवार होता है। लेकिन क्या हमेशा घोड़े पर सवार ही घुड़सवार होता है? एक बंदा है जो घोड़े का घुड़शाल में रहता है, वो घोड़ों की सवारी करता है,
वो उस टाइम घोड़े पर नहीं भी बैठा होगा तो भी लोग कहेंगे घुड़सवार कहाँ है। घोड़े पर सवार हर सवार घुड़सवार नहीं होता, दुल्ला भी बैठता है घोड़े पर, घुड़चड़ी करती है जब उसकी। अब उसकी घुड़चड़ी निकलती है, ध्यान से देखो आपको समझ आ जाएगा पॉइंट। अब कई कहते हैं घोड़े पर सवार घुड़सवार होता, अब दुल्ला घुड़सवार होता है क्या? दुल्ला दुल्ला ही कहलाएगा, घुड़सवार नहीं कहलाएगा उस टाइम। जब मान ले दुल्ले को बैठना हो, घोड़ी वाला ना हो, तो क्या बोलते हैं, अरे अरे इस घोड़ी के घुड़सवार को बुलाइयो भाई। तो घुड़सवार घोड़ी के संबंध से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो संबंध कारक के अंदर जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अधिकरण तो ये, और एक एक ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा आता है पेपर में, सिर दर्द बताना एक बार। सिर दर्द कौन सा तत्पुरुष होएगा? 3 बार आ चुका है स्टेट के पेपर में। सिर दर्द कौन सा तत्पुरुष होगा? सिर दर्द कौन सा तत्पुरुष होगा, बताओ फटाफट। टेलीग्राम अचीवर एकेडमी निशा शर्मा के नाम से है, ईवीएस की पीडीएफ सर ने आज बना दी है, आज शाम को बोल रहे थे शेयर करने की। जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आती है मैं अचीवर एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, एक आ चुकी है, उसको मैं अभी शेयर कर देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ, ये रियलिटी है, मतलब भूलती नहीं हूँ इन द सेंस मेरे आगे से आगे काम तैयार रहते हैं। एक ईवीएस की पीडीएफ है जिसमें कुछ पेज हैं, 22 पेज के आसपास, वो मैंने आपको भेज दी है अचीवर एकेडमी निशा शर्मा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है, मान लो किसी को ना मिले तो वहां भी सर्च कर सकते हो। लो भाई मैंने भेज दी है। बाकी सर आज एक पीडीएफ और भेजेंगे, उसको भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। जो सर ने एमसीक्यूज नहीं लिए थे, कह रहे थे सर शाम को भेजने की, तो जैसे ही वो आएगी मैं वो भी भेज दूंगी। चलो, हाँ, तो सिरदर्द की बात हो रही थी। देखो कोई लिख रहा है संबंध तत्पुरुष, शाबाश शाबाश। कोई लिख रहा है संप्रदान तत्पुरुष, कोई लिख रहा है अधिकरण तत्पुरुष। हाय रे, परसों पेपर है, आज तक तुम ऐसे मतलब कैसे ही काम चलेगा। देखो सुनो, ऑप्शन है 3, सिर का दर्द, सिर के लिए दर्द, सिर में दर्द। अब बताओ, सिर का दर्द बस एक सिर का ही दर्द होता है क्या? और दुनिया में कहीं दर्द नहीं होता, सिर्फ सिर का ही दर्द होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर के लिए ही बना है दर्द तो बस दुनिया में, और कहीं के लिए बना ही नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है अप्पादान कारक, हो भाई अप्पादान क्या सोच के लिख दिया, सिर से अलग हो गया दर्द, सिर के पास हो गया दर्द, अप्पादान का तो कोई दूर दूर तक तुक्की नहीं है। सिर में दर्द है, अरे क्या बोलते हो तुम, बेसिकली मम्मी मेरे सिर में दर्द है, ऐसे ही तो बोलते हो। तो अधिकरण कारक है। कभी बोला है मेरा सिर का दर्द है, वो बात अलग है कि मेरा सिर का दर्द यार बहुत बढ़ रहा है, बट हमेशा यही बोलते हैं यार सिर में दर्द हो गया आज तो, फिर अधिकरण तत्पुरुष है ये। और ये 3 बार आ चुका पेपर में, सिर दर्द, भगवान करे कल भी मिल जाए, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष है। और मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, आत्म केंद्रित, ये अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। द्विगु समास आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जो आपके ये होते हैं, मतलब संख्यावाचक जो भी होते हैं, पंचवटी स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पंचवटी को बहुत सारे बच्चे बहुब्री में ले जाते हैं, 5 वटों का समूह, लेकिन पंचवटी ठीक है, सीता जी थी वहां भी पंचवटी थी, लेकिन पंचवटी एक थोड़ी ना, पलवल में भी पंचवटी है, तो इसीलिए पंचवटी को द्विगु समास में ही रखा गया है, ठीक है। तो पंचवटी द्विगु समास के अंदर ही है। चौराहा, त्रिफला, नवग्रह, चवन्नी, एकांकी, त्रिकाल, चतुर्युग, तिमाही, ठीक है, 3 चीजों का जो समूह होती है वो किसके अंदर आती है भाई? वो आपकी द्विगु समास में आती है, ठीक है। ठीक है, तो वो आपकी द्विगु समास के अंदर आती है, ध्यान रखेंगे आपको कि ये सब किस में आती है, द्विगु समास में। एक क्वेश्चन आया था काली मिर्च, काली मिर्च बताइए कौन सा समास है? काली मिर्च कौन सा समास है? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारीय समास, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम काली मिर्च तो बहुब्री समास है। देखो यहां आप गलती करते हो, बस इस कॉन्सेप्ट को समझो। शब्द है काली मिर्च, मैडम काली मिर्च में बहुब्री आना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल मसाले का नाम है, जहां स्पेशल होता है वहां तो बहुब्री समास आता है, ठीक है। इसको विग्रह करना, काली मिर्च है जिसके लिए कुछ ऐसा आ रहा है, विग्रह आ रहा है कुछ ऐसा। पीडीएफ ये बोर्ड के अंदर है भाई, मुझे बोर्ड से निकालनी नहीं आती, लेकिन जिनके पास बैच है, बैच में ऑलरेडी पीडीएफ है फुल हिंदी की, तो उसके अंदर ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
काली मिर्च। अब जो बच्चे इसको बहुब्री समास कह रहे हैं, मेरी बात को समझना, बस आपको इतना सा दिमाग ही पेपर में लगाना है कि ये बहुब्री है मैडम या कर्मधारय है। ठीक है, ये बहुब्री है या कर्मधारय है, इतना सा दिमाग कैसे लगाओगे, इसको खोल के देखो। काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है भाई, काली। अब कुछ लिख रहा है काली मिर्च है जिसके लिए क्या कुछ आ रहा है इससे निकल के, कुछ अलग मतलब आ रहा है ना, ठीक है, तो कोई अलग मतलब इससे निकल के आ रहा है भाई। अचीवर अकेडमी यहाँ सिर्फ पढ़ने की बात करा करो, कोई लाइफस्टाइल की बात नहीं करनी, वो निशा शर्मा लाइफस्टाइल पे होगी, ये सिर्फ पढ़ने का प्लेटफॉर्म है। काली मिर्च, ठीक है, नो मेकअप शेकअप की बात नहीं करनी यहाँ किसी को। तो काली है जो मिर्च, तो जब आपका कुछ तीसरा निकल के ही नहीं आ रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बहुब्री समास है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर काली मिर्च क्या है, आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। और ये रिविजन्स क्लास चल रही है भाई, फुल क्लास नहीं है, तो इतना भी टाइम नहीं है एक एक चीज को। और पूर्वाहन शब्द याद रखना, पूर्वाहन शब्द बहुत बार आया, पूर्वाहन, दिन का पहला पहर जो होता है उसको पूर्वाहन बोलते हैं, तो ये भी कर्मधारय समास के अंदर आता है, ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है, कर्मधारय समास के अंदर आता है। क्लियर, तो ये था आपका समास का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं संज्ञा में क्या रिवाइज करना है। संज्ञा में कुछ रिवाइज करने का नहीं है, संज्ञा सबको आती है। संज्ञा में मेन एक दो पॉइंट है बस जो सुन लो। संज्ञा सबको पता है, कोई नेमिंग वर्ड होता है संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और मतलब पूरा रिवाइज करवा रही हूं मैं, ठीक है। संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, जो कि किसी स्पेशल इंसान को प्रेजेंट करती हैं, जो दुनिया में एक ही है। जब आप शब्द को पढ़ो और आपको शब्द को पढ़ के ये लगे कि यार ये शब्द दुनिया में एक ही बना है, किसी एक के लिए बना है, एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा शब्द जो होता है, ऐसा शब्द जो होता है वो किसके अंदर आता है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, जिसके अंदर कोई नेमिंग वर्ड आए, कुछ भी आए, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब आप शब्द को देखें और आपको शब्द को देख के ऐसा लगे कि भाई ये तो मतलब अकेला नहीं है, मतलब सबको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने साथ, कोई भी एक शब्द, जैसे मैंने बोल दिया नारी। अब नारी का मतलब क्या है, पूरी नारी, सारी दुनिया की नारी, नारी जाति हो गई, ठीक है। तो ये जो चीज आपको ध्यान रखनी है, जब पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे जातिवाचक आ जाएगी। भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, जब किसी भाव को रिप्रेजेंट किया जाए, कोई फीलिंग को रिप्रेजेंट किया जाए। अब भाववाचक संज्ञा ही मतलब विशेष आती है एग्जाम में। अब भाववाचक से वो विशेषण बनवा लेता है, भाववाचक से जातिवाचक बनवा लेता है। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होगी जातिवाचक बन जाएगी। जैसे मैंने लिखा बुराई, अब बुराई भाव है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा बुराइयों से दूर रहो, बुराइयों। अब ये बुराइयों क्या है, अब बुराई तो एक फीलिंग है, लेकिन बुराइयों, सारी दुनिया की बुराइयों को रिप्रेजेंट कर दिया इस बुराइयों शब्द ने, तो ये किसके अंदर आ गई भाई, ये फिर आपका भाववाचक के अंदर बन गई। मतलब भाववाचक से किस में बन गई है, जातिवाचक के अंदर बन गई। इसी तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक बन जाती है। लाइक कैसे बन जाती है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक, आप ये मान के चलो, जैसे हम बोलते हैं कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब जयचंद एक गद्दार है, आपको पता है भाई, पूरी कहानी अब नहीं सुनाएंगे, इतिहास के बच्चों को सुना रखी है। जयचंद संयोगिता पृथ्वीराज चौहान वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। तो जयचंद क्या है भाई, एक गद्दार है। तो वहां पर आपको ये जो पॉइंट है आपका ध्यान रखना है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। भाववाचक संज्ञा में मतलब मेन चीज आपको याद रखनी है। अब यहां से एक क्वेश्चन मेन है जो आपको याद रखना है, जो भाववाचक संज्ञा है ना वो 5 प्रकार से बन सकती है। ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। जो भाववाचक संज्ञा है, ये जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है ना पेपर में, हर बार ये क्वेश्चन है, मैंने जितने भी PYQ करवाए हैं सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन सकती है। सबसे पहली तो आपकी संज्ञाओं से ही बनेगी, सबसे पहली संज्ञा से ही बनेगी, जैसे कि नारी से बन गई नारीत्व, ठीक है, आपकी नारी से बन गई नारीत्व, बुराई से बन गई, नहीं बुराई तो खैर भाववाचक ही है, मतलब जातिवाचक से क्या बन गई, भाववाचक बन गई। तो सबसे पहले तो आपकी संज्ञा से ही बन गई, जैसे मानव से बन गई मानवता, मानव, मानव जातिवाचक संज्ञा था और इससे क्या बन गई भाई, मानवता। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, आपके पेपर में कैसे पूछेगा
कि कौन सी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक से बनी है। करवाया ना पीवाईक्यू में, हर बार आया ना ये क्वेश्चन। कौन सी सर्वनाम से बनी है, कौन सी विशेषण से बनी है, उसको समझ लो एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो संज्ञा बनती है भाववाचक संज्ञा, मतलब क्वेश्चन ये है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीके से होता है। सबसे पहले संज्ञा के तरीके से, ठीक है, नारी से नारीत्व, मानव से मानवता, बच्चा से बन गई बचपन, मतलब इस तरीके से। दूसरा होता है सर्वनाम से, दूसरा इसका निर्माण होता है सर्वनाम से, जो कल के पेपर में हमने पढ़ा था, तुम्हें याद हो, अपनापन शब्द, ठीक है। कल के पेपर में हमने क्या पढ़ा था, अपनापन शब्द। अब आपको ना रटना नहीं है चीजों को, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चंस तभी करो जब पहले कॉन्सेप्ट कर लो। अब आप ध्यान रखो, आपको पता भाई अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, ठीक है। अपना से बन गया अपनत्व, ठीक है, अपना से क्या बन गया, अपनत्व बन गया। निज, निज एक सर्वनाम है ना, निज से बन गया निजत्व। तो ये जैसी संज्ञाएं होंगी, ये किससे बन गई भाई, सर्वनाम से। जैसे लड़का से बन गया लड़कपन, तो लड़का संज्ञा क्या थी, संज्ञा थी ना, तो वो संज्ञा से बन गया भाववाचक संज्ञा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। तीसरा बनता है विशेषण से। तीसरी किससे बनती है भाई, तीसरी बनती है किससे, विशेषण से बनती है। अब विशेषण कैसे, जैसे मैंने लिखा सुंदर, है ना। अब सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है ना, कि वह सुंदर है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। लेकिन सुंदर से क्या बन गई आपकी, सुंदर से क्या बन गई भाई, सुंदर से बन गई सुंदरता, ठीक है। सुंदर से क्या बन गई आपकी, सुंदरता, ठीक है। मीठा से क्या बन गया, मिठास। मीठा विशेषण था, ठीक है, मीठा क्या था, विशेषण, ठीक है। मीठा से क्या बन गया भाई, मिठास। और मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक शब्द आया था पेपर में मिठाई, मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, बहुत सारे बच्चे छूटते ही बोलेंगे मिठाई भाववाचक संज्ञा। मैडम मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मैंने कहा शब्द को देखो, मिठाई तो कोई भी दुनिया की हो सकती है। जिस शब्द को देख के आपको फील हो ये तो दुनिया का कोई भी हो सकता है, तो वो जातिवाचक होएगा। मिठाई शब्द जातिवाचक है, ठीक है, मिठाई शब्द जातिवाचक है। लेकिन मिठास शब्द भाववाचक है, क्योंकि मिठास क्या है, भाव को दिखा रहा है, ठीक है। उदार शब्द से बन गया उदारता। जैसे मैंने कहा उदार, यार वो बड़ा उदार है, ठीक है, तो उदार शब्द क्या था, विशेषण। उदार से क्या बन गया, उदारता। तो ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा, ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आपकी ये संज्ञा क्रिया से बनती है, क्रिया से बनती है। जैसे हंस, वो था थकना, थकना शब्द है, थकना क्या है, एक क्रिया है। थकना क्या है, क्रिया है। लेकिन मैंने कहा थकावट, आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, 1% भी बात यहाँ हंसने के, क्योंकि मुझे कम समय में बहुत कुछ बात बतानी है, तो तुम चुपचाप पढ़ते रहो। थकना से क्या बना भाई, थकावट बना। हंसना से हंसी, हंसना, देखो यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, हंसना से हंसाई बना देते हैं। भाववाचक संज्ञा देख रहे हैं ना आपको कौन सी होती है, हंसना क्या है, क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया है। लेकिन हंसना से जो संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी, हंसी, ठीक है। हंसना से जो संज्ञा बनेगी वो कैसी, वो क्या बनेगी भाई, हंसी बनेगी, ठीक है। तो वो क्या बनेगी भाई, हंसी बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। लड़ना से क्या बनेगी, लड़ाई बनेगी। तो लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लड़ना तो क्रिया है। तो क्वेश्चन कैसे आया पेपर में, क्रियाओं से बनने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है। तो मुझे लगता है अब तुम गलत नहीं करके आओगे, तुम बता दोगे कि ये क्रियाओं से बन रही है मैडम, ये तो विशेषण से बन रही है मैडम, ये तो सर्वनाम से बन रही है मैडम, और एक अवयव से बनती है, अवयव से। जैसे वाह से बन गई वाह वाह, ठीक है, वाह वाह, ठीक है, वाह वाही, वाह वाह नहीं वाह वाही। तो वाह वाही एक फीलिंग होती है भाई, किसी को शाबाशी मिल रही है, वो एक फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हरियाली शब्द है, हरियाली, हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। हरियाली देखने वालों की नजरों में होनी चाहिए, है ना। तो हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो संज्ञा में यही चीज थी खास रिवाइज करने की। फिर आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, मूल सर्वनाम कितने होते हैं भाई, 11। ध्यान रखेंगे, मूल सर्वनाम आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में 11 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं। ये तो मैंने सर्वनाम शब्द बताया है, जैसे मैं, तुम, हम, कोई, कुछ, क्या, कौन। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके 11 होते हैं जो मूल सर्वनाम होता है। क्वेश्चन आया था पेपर में, हिंदी का अपना सर्वनाम कौन सा होता है, हिंदी का खुद का सर्वनाम। आप जो शब्द होता है ना, आप,
ये हिंदी का अपना सर्वनाम होता है, बाकी हम संस्कृत से चुरा रखे हैं, लेकिन आप जो शब्द होता है वो हिंदी का क्या होता है भाई, अपना सर्वनाम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो हिंदी का अपना सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के वही 6 भेद हैं, जिसमें सबसे मेन आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है अब उसके 3 भेद हैं, आपको पता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जिसके बारे में आप बोलते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, तो हम ऐसे याद कर लेंगे भाई, तुम और हम, मतलब तुम नहीं, मैं और हम, मतलब हम सब मिलके तो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ होता उत्तम, तो मैं हम उत्तम होते हैं। तू तुम जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है, और ये वे अन्य, अन्य पुरुष होता है। तो सर्वनाम में कोई ज्यादा नहीं है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम पता ही है भाई, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा होता है, जैसे मैं कहूँ तुम कुछ खा रहे हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, ये लड़के हैं, वो लड़कियां हैं, ये किताबें हैं, ये फलाना है, ये तुम्हारे कमेंट चल रहे हैं, ये मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आसान सा है। निजवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही है, जो शब्द हम खुद के लिए यूज करते हैं, जो शब्द हम खुद के लिए यूज करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगी, मैं खुद टाइम मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें हिस्ट्री क्लास जरूर दूंगी। आज या कल की डेट में तुम्हें 200% इतिहास की क्लास मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक बार इतिहास भी जरूरी है भाई, रिवाइज करवाना बालकों का, एसएसटी वालों का, ठीक है। बस तुम ना चेक कर लेना, मैं शेड्यूल 10-15 मिनट लगा के और कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगी कि क्लास होगी, ठीक है। हर रोज सुबह जो कुछ होता है मैं सुबह सुबह कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ कि आज 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 ये क्लास है, टेलीग्राम पर डाल देती हूँ मैसेज, आज ये क्लास है, ठीक है। तो ये आपको सर्वनाम में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम को समझ लो बस। संबंधवाचक जो सो वाला होता है, तो बच्चे सोचते हैं यार जो सो वाले सारे ही संबंधवाचक हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें आपको बताया था कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सो के बाद, बस ये चीज ध्यान रखना, जो सो के बाद यदि कोई क्रिया आती है, ठीक है, जो सो के बाद यदि कोई क्रिया आती है तो ही वहां पर सर्वनाम होगा, संबंधवाचक। लेकिन जो सो के बाद यदि क्रिया नहीं आती है, जैसे मैंने कहा जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, मैंने कहा जैसा देश वैसा भेष, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो यहां पर जैसा देश वैसा भेष संज्ञा आई है। जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाती है, ठीक है, और वो उसको क्वालिफाई करती नजर आती है, तो ध्यान रखना वहां पर सर्वनाम नहीं होगा, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये जैसा तुमने तैयारी की है वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सत्य है। चलो, सर्वनाम में यही है। फिर बात आते हैं भाई जो विशेषण का टॉपिक है अपना। आर यू एंजॉइंग द क्लास? मजा आ रहा है भाई रिवीजन करने में, मतलब कुछ पल्ले पड़ रही है रिवीजन। देखो, क्लास पढ़ाना अलग चीज होती है। क्लास की बात करूं तो 3 क्लास में समास का टॉपिक पूरा हुआ था, तो क्लास पढ़ाना अलग चीज है और रिवीजन अलग चीज है। यहाँ मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। फिर जैसे आता है आपका विशेषण वाला टॉपिक। विशेषण वाले टॉपिक में मेन बात देख लो जो पेपर में आती है, और है ना, तुम ये मत सोचा करो लेटेस्ट कुछ हो वही सही होता है। मतलब लेटेस्ट, मैंने पिछले साल भी एस्टेट की रिवीजन क्लास दी थी, मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। मतलब ये मत सोचा करो मैम जो लेटेस्ट पढ़ा रही है, जितनी भी मेरी रिवीजन क्लास है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, टीजीटी पीसीटी इंग्लिश की हो, इंग्लिश ग्रामर की तो खैर मैराथन हो ही गई, हर रिवीजन क्लास में से बहुत बहुत क्वेश्चन एज इट इज आए हुए थे पेपर्स में, मैं बता दूं। तो रिवीजन क्लास बाय निशा मैम लिख लो, पुरानी बहुत रिवीजन करवा रखी है मैंने, सारे सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की करवा रखी है। हाँ देखो, विशेषण में 2 चीजें याद कर लो तुम्हें जो खास है, जो पेपर में आती है। एक तो विशेषण की 3 अवस्थाएं, ठीक है, एक विशेषण की 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कब होगी? जब एक चीज की एक से कंपेयर होगी, डेट इज मूलावस्था। उत्तरावस्था जब 2 में कंपेरिजन होती है वो उत्तरावस्था होगी, ठीक है। उत्तमा अवस्था जब सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वो क्या होता है भाई? उत्तमा अवस्था होती है, ठीक है, वो क्या होगी? उत्तमा अवस्था होगी। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। इनके अलावा एक कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों को नहीं पता तो बता देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो, विशेषण
और प्रविशेषण। एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो आप कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। देखो आपको पता है, मैंने आपको बोला जैसे सफेद गाय, सफेद गाय, ठीक है, मैंने आपको बोला सफेद गाय। अब यहां पर गाय है और यहां पर सफेद है। देखो विशेष है, ऐसे याद कर लो, विषय है जो, विशेष है, विषय है जो। विषय का मतलब क्या होता है भाई, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट है अपना। तो जो सब्जेक्ट है वो तो गाय है, तो विशेष शब्द यहाँ पर क्या हो गया, विशेष शब्द आपका गाय हो गया। लेकिन जो विशेषण शब्द है वो क्या हो गया भाई, सफेद। ठीक है, विशेषण शब्द आपका क्या हो गया, सफेद। अब बात आती है मैडम ये प्रविशेषण क्या है। ठीक है, ये प्रविशेषण क्या है ये हमें समझ नहीं आता। व्हाट द मीन ऑफ दिस प्रविशेषण। प्रविशेषण वो शब्द होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। मैं कहूं आपको बहुत सफेद गायें हैं, बहुत सफेद गायें हैं। ठीक है, तो बहुत शब्द मैंने इसके आगे लगा दिया, बहुत शब्द मैंने इसके आगे लगा दिया, तो यहां पर जो ये बहुत शब्द हो गया आपका, ये शब्द क्या हो गया भाई, ये शब्द हो गया प्रविशेषण। ठीक है, जो बहुत शब्द मैंने लगा दिया तो ये बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो इस चीज को क्या है आप याद रखेंगे। क्लियर? अरे कॉन्फ्लिक्ट में मत रहो तुम, है ना। एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्रेशर क्यों ले रहे हो, मतलब तुमने आज तक पढ़ा है ना इतना, इतनी तो मैं क्लास दे रही हूँ, मान ले लास्ट दिन क्लास नहीं दूंगी तो क्या काल पड़ गया, इतनी पढ़ा रखा है ना तुम्हें, पढ़ो उसको। मतलब प्रेशर मत लो भाई, प्रेशर लेने के लिए पेपर नहीं बना, पेपर पास करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, प्रेशर हो रहा है मुझे, प्रेशर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब पढ़ो यार, मतलब पढ़ना ही जिंदगी है। इतने दिन से पढ़ रहे हो तो बता। क्लियर? तो यहाँ पर एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। और विशेषण में ज्यादातर ये वाला आता है, और विशेषण में जो ज्यादा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, विशेषण के जो भाग हैं, गुणवाचक तुम बता दोगे, अच्छा बुरा, ये वो, बनारसी साड़ी, ये स्थानवाचक है, ये गुणवाचक है, जलेबी गर्म है। अब गर्म ठंडा कैसे पता चलेगा, स्पर्श करके, तो ये स्पर्श है, मतलब यू ऑल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि गुणवाचक है। और फिर आपको सार्वनामिक विशेषण भी मैंने समझा दिया, संज्ञा जब विशेषण का काम करे। अब तुम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, ये परिमाणवाचक और संबंधवाचक, संख्यावाचक पे। देखो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में एक चीज ध्यान रखना कि वो एक लाइन देगा, उस लाइन में आपको शब्द को चेक कर लेना है। यदि वो शब्द गिनने वाला है, यदि वो शब्द गिनने वाला हो, ठीक है, गिनने वाला शब्द हो तो वो संख्यावाचक होएगा। यदि वो मापने तोलने वाला शब्द हो तो वो परिमाणवाचक होएगा। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस आप याद रखना, संख्यावाची क्या है और परिमाणवाचक क्या है। तो इस डिफरेंस को क्या करना है आपको याद करना है। ठीक है, इस डिफरेंस को आपको याद करना है। फिर अनिश्चित निश्चित का पॉइंट याद करना है, भाई निश्चित है या अनिश्चित है। जब फिक्स आपको फिक्स दे रखा हो तो आपको अनिश्चित करना है, फिक्स ना दे रखा हो तो आपको निश्चित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता दोगे। फिर वो तत्सम तद्भव के, तो मैंने कई सारे पॉइंट आपको बीच में स्पेशल वीडियो ही बनाई थी ना तत्सम तद्भव वाली। चलो, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया रिवाइज। फिर आता क्रिया। क्रिया पे आप बड़े कंफ्यूज होते हो। क्रिया, क्रिया तो हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिया क्या होता है भाई, क्रिया होता है जब आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, तो वो चीज क्रिया होती है। अब क्रिया में जो मुख्य भेद होते हैं, यहीं पर आप आधे बच्चे तो यहीं अटक के रह जाते हैं, वो है आपका सकर्मक अकर्मक। अकर्मक सकर्मक। देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि अकर्मक और सकर्मक। निजवाचक सर्वनाम में तो बच्चे अपने लिए जो शब्द यूज होते हैं, जैसे मैं कहूं मैं अपना टाइम टेबल खुद बना लूंगी, तो खुद यहां पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हाँ। देखो अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक सरसरी नजर डलवाऊंगी तुम्हें कारक पे। ठीक है, बिल्कुल एक सेकंड में कारक खत्म करेंगे। कारक आपको बचपन से आपने पढ़ रखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर तातेती एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कारक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको वाच्य और क्रिया कंप्लीट होती है। तो कर्ता कारक तो सबको पता है भाई, कोई भी एक्शन किया जाता है वो कर्ता कारक होता है।
अब ध्यान रखना, कर्ता कारक कुछ भी हो सकता है। कर्ता कारक वो होता है जो काम को करता है। जैसे मैंने कहा बिजली चमक रही है, अब कई बच्चे कहते हैं मैम अब बिजली को कोई चमकाता है क्या? बिजली को कोई चमकाता है? बिजली खुद चमकती है, ठीक है, बिजली खुद चमकती है और चमकने का कार्य बिजली कर रही है, तो वहां पर वो बिजली भी कर्ता कारक है। मतलब ये मत सोचना कि कर्ता कारक तो हमेशा कोई आदमी ही होगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चीज कर्ता कारक हो। जैसे गेहूं पिस रहा है, अब इसमें बड़ी गड़बड़ है, वो 3-4 बार एस्टेट में आ चुका है क्वेश्चन, भगवान करे कल भी आ जाए। कल नहीं मतलब जब पेपर है। ओ भाई मतलब तुम्हारा पेपर आ गया है ना, आज बुधवार है, वीरवार शुक्रवार शनिवार को तो पेपर ही है। गेहूं पिस रहा है ना, अरे वाह। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आपने तो ये बता रखा क्या का आंसर आता है ना, तो वहां पर कर्म कारक हो सकता है, लेकिन जो गेहूं बेचारा पिस रहा है, अब इसमें ना आपको ध्यान से समझना, ठीक है, गेहूं पिस रहा है, इसके अंदर जो पिसने का पूरा पूरा असर है वो गेहूं के ऊपर ही है ना, और पिसने की जो क्रिया कर रही है, अब कई बच्चे कहते हैं मैम मैं पीस रहा हूँ गेहूं को चक्की में डाल के, अरे भाई वो अपने आप ही पिसता है, मतलब चक्की में गेहूं है, घूम रहा है, कुछ भी है, ये एक्सेप्शन लगा लो, कुछ भी कह लो, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पिसने का पूरा पूरा फर्क इस गेहूं के ऊपर ही है, ठीक है, तो पिसने का पूरा तो गेहूं ही है आपका कर्म कारक, तो ये भी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। फिर दूसरा कारक होता है भाई कर्म कारक। दूसरा कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। कर्म कारक किसमें होता है? जिसमें कोई कर्म हो, मैंने तुम्हें पुस्तक दी, कर्म कारक है, मैंने तुम्हें पीडीएफ दी, कर्म कारक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब पीडीएफ पीडीएफ मत शुरू हो जाना, मैंने तुम्हें किताब दी, पेन दिया, कॉपी दिया, XYZ कुछ भी दिया, वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म कारक होता है। कर्म कारक में जो आपको चीज समझने की है, मुख्य रूप से जो आपको चीज समझनी है कर्म कारक में, वो क्या समझनी है, यहां पर एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है, ठीक है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म को हम प्रत्यक्ष कर्म भी कह सकते हैं, गौण कर्म को हम अप्रत्यक्ष कर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे उसने मुझको 5 रुपए दिए, यहां पर 5 रुपए भी कर्म है और मुझको भी कर्म है, ठीक है, जिसके साथ ये को जुड़ा रहता है, जिसके साथ ये को जुड़ा रहता है और जो अपने सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है, जिसके साथ ये को जुड़ा रहता है और जो अपने सब्जेक्ट के साथ आता है, तो आपको ध्यान रखना है को जुड़ गया और सब्जेक्ट के साथ आ गया, को जुड़ गया और सब्जेक्ट के साथ आ गया, तो ये होता है आपका गौण, सेकेंडरी, अप्रत्यक्ष गौण कर्म, ठीक है। और जो क्रिया के पैरेलल में होता है और जो कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी चीज के रूप में होता है, ज्यादातर क्या का आंसर देता है, तो ये क्या होता है आपका मुख्य कर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मुख्य कर्म होता है, ये मुख्य कर्म होता है और ये क्या होता है, गौण कर्म होता है। सीता ने गीता को पर्स दिया, सीता ने गीता को पर्स दिया, तो पर्स आपका मुख्य कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका पर्स, क्या दिया भाई, पर्स, तो पर्स आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सीता ने गीता को दिया, तो गीता आपका गौण कर्म है, गीता आपका सेकेंडरी कर्म है, गीता आपका दूसरा कर्म है, लेकिन वो आपका क्या है, पहला कर्म है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको आइडेंटिफाई करवा रहा था वो, तो मतलब द्विकर्म, इसमें कर्म में यही याद रखना। फिर कर्ण कारक में बात करें, कर्ण कारक में कोई चीज दी जाती, मतलब सहायता दी, सॉरी, कर्म कारक में क्या होता है, बेसिकली कोई हेल्प होती है किसी चीज से, जैसे मैंने समाचार पत्र से जानकारी प्राप्त की, ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, वो कर्ण कारक के अंदर आते हैं, बेसिकली वो किस में आते हैं भाई, कर्ण कारक में। कोई भी हेल्प की जाती है ना, आप किसी भी तरीके से कोई हेल्प कर रहे हो, तो वो किस में आती है आपकी, वो आपकी हमेशा कर्ण कारक के अंदर आती है। आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज के माध्यम से, जैसे वह रेल से दिल्ली गया, तो वह दिल्ली किससे गया भाई, वो रेल से दिल्ली गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कर्ण कारक, इसके अंदर कोई माध्यम बनता है, मतलब किसी भी तरीके से कोई माध्यम, एक है ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था,
हाँ, बंदर ने, ना 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 ना, हाँ, वह अपने व्यवहार से दुखी है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था कि क्या क्वेश्चन था। देखिए, वह अपने व्यवहार से दुखी है, ठीक है। जब कोई कारण हो, ध्यान रखना, साधन के साथ साथ कोई कारण हो, साधन के साथ कोई कारण होता है ना, तो वहां पर भी क्या होता है भाई, करण कारक होता है, ठीक है। साधन के साथ कोई कारण होता है, मतलब साधन है, साथ में कोई कारण है, तो वो क्या होता है, कर्म कारक होता है वहां पर। अब कई बच्चे ना करण और अपादान में कंफ्यूज होते हैं, यहां पर समझ लो आप। मैंने कहा वह रेल से आया, ठीक है, वह रेल से आया, और दूसरा मैं कह रही हूं वह रेल से गिर गया। समझ ना अंतर को, वह रेल से आया और दूसरा मैंने लिखा वह रेल से गई। हम दिल्ली से आए हैं, हम बस से आए हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हम दिल्ली से आए हैं, दूसरा वो कह रहा है हम बस से आए हैं। देखना यहां से सिंबल बिल्कुल सेम है अपादान और करण कारक के, ठीक है। अपादान और करण कारक के सिंबल बिल्कुल सेम है से, और हम इन सिंबल्स पे ही कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, क्योंकि बचपन में हमें पढ़ाया जाता थे कर्ता ने कर्म को संपादान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। लेकिन अब इनको नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। वह रेल से आया, तो इसका मतलब उसके आने का जो माध्यम बनी है, आने का जो सोर्स बनी है, रेल बनी है। तो जब आपका कोई सोर्स बने, आपका कोई माध्यम बने, आपका कोई कारण बने, अचीवर एकेडमी की सहायता से आप जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे। तो यहाँ पर हम रीजन बन रहे हैं, तो कर्ण कारक हूं मैं, ठीक है। मैं माध्यम हूँ, सोर्स हूँ, ठीक है। असली मेहनत तो तुम करोगे ना, लेकिन मैं एक माध्यम हूं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का। तो ये क्या है, कर्ण कारक। अगला देखो, वह रेल से गिर गया। अब रेल ने उसके गिरने में सहायता नहीं करी, खुद गिरा है भाई, टिक्के नहीं चल रहा था, खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, ज्यादा हीरोगिरी कर रहा था, गिरेगा ही रेल से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अपादान, यहां पर क्या है, अपादान। अब देखो, हम दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, कहां से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हमसे तमीज से बात कीजिए। तो हम दिल्ली से आए हैं, अब दिल्ली से आए हैं। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये कर्ण कारक है, दिल्ली उसके आने का माध्यम बनी है क्या, दिल्ली से आया है मतलब कोई क्रिया हुई है, कोई क्रिया हुई है, ठीक है। तो जब कोई क्रिया हो रही है, जब कोई अलग होने का भाव है, कोई गति में चीज है, तो वो हमेशा कर्ण कारक होती है, ठीक है। तो वह दिल्ली से आए हैं, तो यहां पर अपादान कारक होगा, कर्ण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो दिल्ली से आए हैं, एक क्रिया हो रही है, वह घर से स्कूल जाता है, वह घर से स्कूल जाता है। जब कोई क्रिया हो, कोई गत्यार्थक क्रिया होती है, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक आता है, ठीक है। वहां पर क्या आता है, अपादान कारक। हम बस से आए हैं, ठीक है, हम कहां से आए हैं भाई, बस से आए हैं। अब यहां पर बस क्या बनी है भाई, आपका साधन बनी है, ठीक है। यहां पर बस क्या बनी है, साधन बनी है, ठीक है, ध्यान रखना। और संप्रदान कारक तुम्हें पता ही है, के लिए की सेंस हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। के लिए के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, के लिए की सेंस हो संप्रदान कारक होता है, साथ में जब कोई चीज दी जाती है, ली जाती है, जैसे राजा भिखारी को कपड़े देता है, वह माता को दवाई देता है, तो संप्रदान कारक होता है। साथ में रुच, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, जैसे मुझे खाना पसंद है, मुझे खीर पसंद है, हेमंत को खीर पसंद है, याद था ना पिछली बार। तो कई बच्चे सब लगाए थे कर्म कारक है, ये हेमंत को खीर पसंद है, पसंद होने में संप्रदान कारक आता है, ठीक है, संप्रदान आसान हो जाता है। अपादान में अलग होने का भाव होता है, गत्यार्थक क्रिया होती है। साथ में यदि आपको किसी भी तरीके से कोई वो हो, इंदु मलिक, आईफोन के अंदर ऐप नहीं चलेगी बेटा, आप वेबसाइट से काम करो, आप गूगल पे लिख लो अचीवर एकेडमी वेब, मिल जाएगा। नहीं तो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, तुम्हें किसी भी लिंक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, अपना यूट्यूब चैनल है, ऊपर आइकन बने होते हैं, होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और अबाउट। अबाउट सेक्शन है आखिरी में, अबाउट में जाओ, जो लिंक जिसको चाहिए सभी लिंक वहां पर गिवन है, ठीक है, अबाउट सेक्शन में। तो अपादान कारक में अलग होने वाला तो सबको पता है। अलग होने के साथ साथ अपादान कारक में क्या होता है, भय, डरना, आया था ना, भयभीत शब्द में अपादान
कारक, भयभीत, भय होना, जब आपको किसी चीज का डर होता है तो अपादान कारक होता है। ठीक है, आप जब आप किसी चीज से डरते हो तो अपादान कारक होगा वहां पर, सीधी सी बात है, डरने के अर्थ में। डरने के साथ साथ यदि कोई तुलना की जाए, जैसे सीता गीता से लंबी है, ठीक है, यदि किसी भी तरीके से कोई तुलना की जाती है तो वहां पर भी हमेशा आपको ध्यान रखना अपादान कारक होगा। ठीक है, डरने के अर्थ में भी हमेशा अपादान कारक होगा, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में भी हमेशा अपादान कारक होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। कोई गति की क्रिया है, हिमालय गंगा से निकल रही है, अब कई बच्चे कहते हैं मैम हिमालय तो गंगा से अलग ही नहीं हुई। अलग होना जरूरी नहीं होता, गत्यार्थक क्रियाएं जब होती हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, वो भी आपका अपादान कारक के अंदर आता है। ठीक है, तो भयभीत होना, तुलना होना, गत्यार्थक क्रियाएं होना, ये सभी किसके अंदर आती हैं भाई, अपादान कारक के अंदर आते हैं। गुरु से शिक्षा ग्रहण करना, ये सब अपादान कारक के अंदर आती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और मुझे गंदगी से नफरत है, तो मेरे को नफरत है गंदगी से, मैं जुड़ जाऊंगा, तो शर्माना है, नफरत है, ये सभी की सभी किस में आ जाएंगे भाई, अपादान कारक। ठीक है, संबंध आपको पता ही है, संबंध काके की, वह राजा का बेटा है, वह उसका भाई है, आराम से कर लोगे। अधिकरण कारक में मे पर का सेंस आता है, अधिकरण सही है, मे पर का जो मोस्टली सेंस है मे पर का, वो अधिकरण कारक के अंदर आता है। ठीक है, अब अधिकरण कारक 3 प्रकार से होता है, स्थानाधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण। ठीक है, स्थानाधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण। तो स्थानाधिकरण जो स्थान को रिप्रेजेंट करें, जैसे हम कहते हैं वह छत पर बैठे हैं, तो छत पर, छत क्या है, छत पे है, गेहूं पिस रहा है, बलजिंदर बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रख लेना, ये अकर्मक क्रिया है, दिख रहा है ये सकर्मक जैसा भी, बट आप इसको अकर्मक ही लगा के आओगे क्योंकि पूरा पूरा असर गेहूं पर है और ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण ही माना जाएगा। ठीक है, देखो स्थानाधिकरण, तो स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, स्थानाधिकरण। जैसे वह छत पर बैठा है, आंगन में चारपाई डाल दो, बटे हुआ गया, नई चद्दर बिछा दो, पहले जमाने में ऐसा होता था ना, तो आंगन में चारपाई डाल दो, तो ये जो चीज है ये क्या है, स्थान को दिखाते हैं, तो स्थाना अधिकरण होता है। क्लियर। और कालाधिकरण कौन सा होता है, जो काल को दिखाते हैं, हाँ हाँ मेज पर पुस्तकें रखी हैं, काल को दिखाता है, काला अधिकरण होता है। काल समय को दिखाता है, जैसे तुम्हारी परीक्षा दिसंबर में होगी, तुम्हारा स्क्रीनिंग का पेपर शायद फरवरी और मार्च में होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है मतलब एस्टेट के बाद खाली नहीं हो ना। और हाँ भाई गुड न्यूज मिल चुकी होगी सबको, है ना, स्पेशल क्या ही बताने की जरूरत थी, सबको गुड न्यूज मिल चुकी होगी कि जो पीजीटी का फॉर्म भरना है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम एस्टेट का रिजल्ट 10 से 12 दिन के अंदर दे देंगे ताकि जिन बच्चों का एस्टेट क्लियर है वो पीजीटी की भर्ती में शामिल हो सके। तो भाई खुशी की बात है ना, नाचो सारे, पास कर लियो पेपर पर जिनका पेपर पास होएगा उनको पीजीटी की भर्ती में मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद तुम्हारी परीक्षा मतलब मार्च में होगी, तो समय को जब दिखाते हैं, चारपाई द्विगु समास नहीं है, चारपाई बहुब्री समास है, तुम कौन सी दुनिया में जीरो, अब भी समझाती हूं। तो कालाधिकरण, भावाधिकरण, जब किसी भाव के बारे में बताया जाए तो वो भावाधिकरण होता है, जैसे बचपन में हमने बहुत सी गलतियां की होंगी तो वो भावाधिकरण होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, दिमाग लगाना, मैं देखती हूं कि तुम्हें कारक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। वह आंसर प्लीज, इसका आंसर किसी ने दिमाग लगा के दे दिया ना तो सही है, फटाफट बताओ, कृपा करके उत्तर देने का कष्ट करें ताकि हम इस लेसन से बाहर निकल सकें। आंसर प्लीज। चलो मेहरबानी है, किसी ने अपादान नहीं लिखा है पर देख के, ठीक है, लेकिन अभी आ गए अपादान वाले भी, आ गए अधिकरण वाले भी, वही देख रही थी मैं। अरे भाई कॉन्सेप्ट को समझो, शब्दों पे क्यों काम करते हो तुम, इसका अंतर मतलब निकालो। वो फोन पर बात कर रहा है, क्या फोन किस कोई जगह है, क्या फोन कोई जगह है,
अधिकरण में पर किसी स्थान को संबोधित करने वाले अधिकरण कारक होते हैं। आंगन में चारपाई डाल दो, आंगन एक जगह है, फोन जगह है क्या? हाँ, फोन बात करने का माध्यम है, सारा दिन कान खाते हो तुम फोन कर करके, ये सोर्स है, साधन है। हे भगवान, तुम्हारी लंका, तुम्हारा बेटा तो, तुम्हें ना शुरू से कॉन्सेप्ट पढ़ने की बहुत जरूरत थी, जो अब भी गलत उत्तर दे रहे हैं। कारण कारक, भगवान इनकी नैया पार लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है भाई, कारण कारक होएगा। शाबाश, बावा अधिकरण। हाँ, भाव आ रहे हैं ना, मतलब शादी से पहले रोज रातों को बातें मारती अपने पति से, भाव अधिकरण हो गया फोन पर बातें करने में। भावाधिकरण नहीं हुआ भाई, अपनी भावनाओं को अपने पास रखो। फोन एक साधन है, तुम्हारे पति से तुम्हारी वो शादी से सगाई तक का, सगाई से शादी तक का जो बेस्ट पीरियड होता है जिंदगी में, तो वो बात करने के लिए भाव उत्पन्न होते हैं तुम्हारे, बट वो सोर्स बन रहा है। ठीक है, भावाधिकरण मत बना इसको, सोर्स है ये, साधन है। ठीक है, हमारे टाइम टाटा डोकोमो था, फ्री, 24 घंटे फ्री। टाटा टू टाटा, टाटा डोकोमो आया था जब नया नया। चलो भाई, ठीक है, तो ये था अपना कारक। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, क्रिया पे। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं क्रिया जिसमें तुम गलती करके आते हो। देखो, क्रिया में तुम कहाँ गलती करते हो, क्रिया में जो तुम गलती करते हैं, हमारे टाइम व्हाट्सएप ही नहीं था, आजकल लोग दिखाते हैं ऐसी ड्रेस लाई हूं मैं, ऐसी ड्रेस लाई हूं, ऐसा लहंगा है मेरा। देखो, व्हाट्सएप का ट्रेंड बाद में ही आया था ज्यादा। अब बात करते हैं क्रिया की। अब भाई क्रिया क्या है, ये क्रिया को समझना, क्रिया में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, 2-3 टाइप की क्रिया जो तुम गलत करके आते हो उसको समझ लो। एक तो सकर्मक और अकर्मक समझनी है। ये क्या हो रही है, हिंदी की मैराथन हो रही है रिवीजन की। देखो, सकर्मक वो होगी जिसमें कर्म होता है, अकर्मक वो होगी जिसमें कर्म नहीं होता है। तो यहां पर आपको चीज याद रखनी है, कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक बिना कर्म के। तो जो क्रियाएं, इन शॉर्ट एक डायलॉग याद रखना, जो क्रियाएं स्वतः हो जाती हैं, जो क्रियाएं स्वतः हो जाती हैं, मतलब जो क्रियाएं खुद हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं भाई, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिन क्रियाओं को करना पड़ता है सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे वह हंसती है, अब वह हंसती है क्योंकि उसको हंसना पसंद है। ठीक है, तो हा 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 हा, तो हंसना पसंद है जिसको, तो वह हंसती है, तो दैट इज कॉल्ड अकर्मक क्रिया। ठीक है, बिना कर्म के है। वह दौड़ता है, वह बैठता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह सोता है, सो जा, रो ले, जो मर्जी कर ले, पेपर में पास हो रही हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्या होती हैं भाई, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गया पेपर में, मैं पेपर के क्वेश्चन साथ बता रही हूं, हंसना, रोना, पीना, सोना। पूछ रहा है आपसे इंडिया सवाल कि निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आपको पता, पेपर वाला एक ही बात पूछेगा, कौन सा है संगत है और कौन सा उदाहरण नहीं है, दूसरा उसको कोई काम नहीं है पूछने के लिए। तो कौन सा उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है भाई, कौन सा उदाहरण नहीं है। अब देखो, हंसता है, हंस रहा है भाई, रोता है, रो रहा है, सो रहा है, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन पीना शब्द है, अब मैं कहूं वह पीता है, अब तुम पूछोगे मैडम क्या पीता है? कहने का मतलब क्या है, लहू पीता है, खून पीता है, दारू पीता है, लस्सी पीता है, शराब पीता है, क्या पीता है? जैसे बच्चे हमारा खून पीते हैं, है ना, शरारत कर करके। तो पीना, तो अपना क्वेश्चन आता है भाई क्या पीता है, तो पीना हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेके रखेगा, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया, खाता, खाना, तो खाता। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया है। खैर बच्चे अच्छे भी बहुत होते हैं बेचारे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, फसल उग आई, फसल क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, सकर्मक अकर्मक गलत मत करके आना भाई।
ठीक है, अब देखो, रवीना सोना गोल्ड नहीं होता, सोना नींद वाला सोना है ये। देखो, फसल उग आई है, फसल उगाई गई है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, फसल उग आई है, फसल उगाई है। क्वेश्चन को समझो, कोई भी क्रिया कभी भी इधर उधर हो सकती है। आपने सिर्फ क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, वो किस रूप में प्रेजेंट की गई है उसको समझना है। ठीक है, अब मैंने कहा फसल उग आई है, तो इसका मतलब क्या है, फसल उग आई, अपने आप उग के आ गई, तो अपने आप क्रिया हुई है, तो ये जो वाक्य होगा ये क्या हो गया, ये जो वाक्य होगा ये क्या हो गया, अकर्मक। अब मैंने कहा फसल उगाई गई, अब ध्यान से देखो, फसल उगाई गई है, इसका मतलब कोई है यहाँ पर जो मिसिंग है, और जो मिसिंग है वो हमारा करता है, जो मिसिंग है वो हमारा करता है, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या उगाई है भाई, फसल उगाई है। अब यहाँ पे आप भी कह दोगे भाई क्या उगाई है, फसल उगाई है, तो कई बार क्या का कॉन्सेप्ट भी भूल के आपको दिमाग जरूर लगाना है। अपने आप क्रिया हो गई तो वो सकर्मक के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर फसल उगाई गई है तो किसी के द्वारा ये काम किया गया है, तो जिसके द्वारा किया गया है वो यहाँ पर करता है, बाकी सेंटेंस यहाँ पर कर्म से संबंधित हो गया, तो ये सकर्मक है। जैसे कि घड़ा भरता है, उसने घड़ा भरा, फर्क है ना, घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसने घड़ा भरा, डिफरेंस इज देयर। ठीक है, तो ये चीज क्या है आपको याद रखनी है कि किसके अंदर क्या क्या जो है चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सकर्मक अकर्मक का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा दो चार क्रियाएं और हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करती है। एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जैसे कि जीरंड होता है ना इंग्लिश में, जीरंड, इसमें जो संज्ञा की तरह होती है क्रिया, और जब हम बोल रहे होते हैं वो काम होता नहीं है। जैसे मैं कहूं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, भाई घूमो टहलो, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर ये क्या है आपकी सॉरी एक मिनट, क्रियार्थक क्रिया है, एक मिनट, एक क्रिया है क्रियार्थक और एक क्रिया है प्रेरणार्थक, इनमें गलती मत कर देना भाई। देखो, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। क्रियार्थक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें आपका एक्शन संज्ञा की तरह हो, ठीक है, और जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्शन मूविंग ना हो, संज्ञा की तरह हो, तो वो क्या होती है भाई, क्रियार्थक क्रिया। जैसे मैंने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आप टहल थोड़ी ना रहे उस टाइम, ठीक है, आप टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहां पर क्या है आपकी क्रियार्थक क्रिया है, यहां पर आपकी क्रिया, मुस्कुराना चलना अकर्मक क्रियाएं हैं, तो ये क्या है आपकी क्रियार्थक क्रियाएं। ठीक है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं कह रही हूं मुझे पढ़ाना पसंद है, डेट इज क्रियार्थक क्रियाएं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, प्रेरणार्थक में क्या होता है, जब आप खुद काम नहीं करते, आप खुद काम नहीं करते, किसी और से आप काम करवाते हो, ठीक है, आप खुद काम नहीं करते, किसी और से आप काम करवाते हो, तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे वह बेटी से भोजन पकवाती है, वह बेटी से भोजन पकवाती है, वो किससे भोजन पकवा रही है भाई, बेटी से भोजन। वह कुली से बोझा उठवाता है, ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो यहां पर क्या है आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, जो पूछी गई एग्जाम्स में, मैं सिर्फ रिवीजन में वही चीजें बता रही हूं आपको। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या होता है, दो क्रियाएं होंगी, ठीक है, दो क्रियाएं होंगी, और जो पहले वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है, ठीक है, दो क्रियाएं होंगी और जो पहले वाली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक होगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं वह भोजन करके विद्यालय गया, ठीक है, वह भोजन करके विद्यालय गया, मतलब उसने पहले भोजन करने का काम किया, फिर उसने विद्यालय जाने का काम किया, तो यहां पर ये क्या है, वह भोजन करके विद्यालय गया, तो यहां पर भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया होगी। एस्टेट का पेपर होते ही स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर देना, या एस्टेट का एग्जाम देकर उसने स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दी, तो ये एस्टेट का एग्जाम देना आपका पहली क्रिया है, पता है, और वो दूसरी आपकी क्या है, दूसरी क्रिया है। ठीक है, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वो होती है पूर्वकालिक। एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तात्कालिक। इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, अब अपना बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मैडम पूर्वकालिक है या तात्कालिक। मैं कहूं वह गिरते ही
मर गया, भूकंप आते ही बिल्डिंग गिर गई। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी दो क्रिया हैं, ठीक है, यहां पर भी क्या है, दो क्रियाएं हैं। देखिएगा आप ध्यान से, वह गिरते ही मर गया, बंदा गिरा, कहानी खत्म, गिरते ही मर गया, ऐसा किसी के साथ ना हो भाई। बट कहने का अभिप्राय क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये पहला काम हुआ है, ये दूसरा काम हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है और ये मतलब ये आपकी दूसरी क्रिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि तुरंत होने वाली पूर्वकालिक क्रिया, तो मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। पूर्वकालिक में मैंने कहा वह भोजन करके स्कूल गया, मुझे नहीं पता भोजन वो 6 बजे कर रहा है, स्कूल जा रहा है 8-9 बजे, ठीक है, जरूरी नहीं है भोजन करते ही भाग गया, नॉट पॉसिबल। एस्टेट हो रहा है तुम्हारा दिसंबर में, स्क्रीनिंग होएगा जाके मार्च में। तुरंत जब काम होता है ना, जैसे गिरते ही शब्द आपको बताएगा, ही शब्द आपको बताएगा कि मैं भाई पूर्वकालिक नहीं हूं, मैं तत्कालिक हूं, मैं तुरंत हुआ हूं, गिरते ही मर गया, भूकंप आते ही बिल्डिंग तहस नहस, ठीक है। तो ये जो चीज है तो आपको ध्यान रखना ये तात्कालिक होंगी। यदि तात्कालिक ऑप्शन में गिवन है, तो तात्कालिक ऑप्शन में मान लो गिवन ही ना हो, तो तुम इसको पूर्वकालिक कराना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आती है आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, अनुकरणात्मक क्रिया। एक आती है भाई आपकी क्या, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया के अंदर क्या होता है, अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है, फॉलो, अनुकरण का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, मतलब किसी को फॉलो करना। जैसे कि दो क्रियाएं आपस में फॉलो करती हैं, मैं कहूं हिन हिनाना, हिन हिनाना, टिमटिमाना, मिन मिनाना, तो हिन हिनाना, टिमटिमाना, मिन मिनाना, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको ये जो होती है हिन हिनाना, टिमटिमाना, मिन मिनाना, गिड़गिड़ाना, मतलब दोनों शब्द साथ साथ फॉलो हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया, एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया। जो नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु का मतलब नाम, नेमिंग वर्ड्स, संज्ञाओं से जो बनती है, वो जैसे बात से बन गई बतियाना, हाथ से बन गया हथियाना, है ना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, तो इस टाइप की जो क्रियाएं होती है उनको नाम धातु क्रिया कह देते हैं, ठीक है। शर्म से बन गई शर्माना, तो इस टाइप, क्योंकि शर्म आपकी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और शर्म से क्या बन गई शर्माना, तो यहां पर ये क्या है आपकी नाम धातु क्रिया होगी, ठीक है। तो वो ज्यादातर पेपर में कैसे क्वेश्चन देगा, अनुकरण और नाम धातु के ऑप्शंस बना देगा, पूछेगा असंगत छाटो, कौन सा नाम धातु है, कौन सा अनुकरण है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर बन जाएगा। वेरी गुड, क्या बात, सारी पढ़ाई एक का दिन में करोगे क्या, पेपर रोज पढ़ते ना, अब पेपर के पास देखो 2-2 हजार बच्चे लाइव देख रहे हैं, यदि रेगुलर 2 हजार बच्चे लाइव होते ना, तो आज मुझे लग रहा है मुझे इस रिवीजन की जरूरत ना पड़ती, तुम्हें सब कुछ आता होता। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो क्रिया में इतना ही कर लेना, एक संयुक्त क्रिया है, ठीक है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब होता है साथ, ठीक है, संयुक्त मतलब साथ। कहने का मतलब जब आपको एक क्रिया लग रही हो, एक क्रिया लग रही हो, उस क्रिया में, मतलब एक क्रिया आपकी बन रही है पेपर में, उस क्रिया में आपको लास्ट का शब्द हटाओ, लास्ट का शब्द हटा के लगे यार ये तो अनकंप्लीट है, ये तो अनकंप्लीट है, जैसे मैं कहूं वह पढ़ने, अब मैंने इस शब्द को इतना लिखा वह पढ़ने, अब आप कहोगे क्या मैडम आगे क्या, वह पढ़ने क्या, अब मैं इसके साथ लिख दिया लगा, अब ये भी लगना भी तो क्रिया है और पढ़ना भी तो क्रिया है, लेकिन इन्होंने मिलके अपना भाव प्रकट किया है, ठीक है। तब दो अंतिम में आपको ऐसे दो अंतिम में क्रियाएं दिखे और दोनों क्रियाएं मिलके आपका भाव प्रकट कर रही हो, तो आप समझ लेना ये क्या है, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, दोनों मिलके आपका भाव प्रकट कर रही हो, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है आपका क्रिया का कॉन्सेप्ट। फिर क्रियावृत्ति है, जैसे क्रिया के अंदर कॉन्सेप्ट होता है क्रियावृत्ति, तो क्रियावृत्ति में भी ऐसे ही होगा, मतलब आपका जो शब्द है वो किस तरीके से कह रखा हो, आज्ञा वाले तरीके से, इस तरीके से, तो वैसे आप बता दोगे, ठीक है। वाक्य बता दूं, बताती हूँ,
1 बजे तुम्हारी मैथ की भी क्लास है, इस क्लास को सेव होने में भी 15 मिनट लगेंगे। जब मैं बंद कर दूंगी तो 10 मिनट इसको सर्वर पे सेव होने में भी तो लगेंगे। मेरे दिमाग में था ही नहीं मैं इस तरीके से रिवीजन करवा दूं, नहीं मैं क्लास जल्दी सुबह शुरू कर लेती, क्योंकि अब 1 बजे तो रवि सर आ जाएंगे। मैथ्स की क्लास है आरबीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 4, 5, 6, मतलब जितने होंगे सर आज ही करवाएंगे, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो मैथ की क्लास जिसने देखनी है 1 बजे देख लेना। 10 नंबर में 10 नंबर वाला हिसाब से करवा रहे हैं, मतलब कॉमन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो इन शॉर्ट और रिवाइज करवा देती हूँ, ओरली करवा देती हूँ, लिख लिख के करवाने का तो अब टाइम नहीं है। देखो संधि में, संधि ऐसे नहीं होता, संधि में 6-7 घंटे चाहिए। ठीक है, संधि में एक चीज ध्यान रख लो, जब आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, शॉर्टकट, जब आपको कोई बड़ी मात्रा मिले, जब आपको कोई बड़ी मात्रा मिले, आ की मात्रा हो बड़ी, ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, ये बड़ी मात्रा जब भी आपको मिलेगी ना, बड़ी मात्रा जब भी आपको मिले तो समझ लेना वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। वो मोस्टली स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, लेकिन यार एक्सेप्शंस भी बहुत आते हैं, वैसे एकदम तो नहीं बताया जा सकता। ये वाली मात्रा जब होती है तो ये बेसिकली गुण संधि में होएगी, ये वाली हो या ये वाली सिंगल वाली, ये गुण संधि होएगी। जब इसमें 2 मात्रा लगी हो, ये आपकी वृद्धि संधि है। शॉर्टकट ही चलेगा एक दिन पहले, यह और वह से पहले आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे तो यण संधि है। ठीक है, आपको सेंटेंस में आव, आओ, आए ये सेंस दिखाई दे तो समझ लेना अयादि संधि है, तो समझ लेना अयादि संधि है। ठीक है, तो समझ लेना अयादि संधि। लेकिन संधि इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती, कुछ और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन भी होते हैं। अब जैसे स्वार्थ है, स्वार्थ है तो कई बच्चे कहेंगे मैम ने बोला था यह और वैसे पहले आधा अक्षर आ जाएगा तो यण संधि होगा। देखो भाई 90% यण संधि होगा, लेकिन 10% क्या समझना आपने, आपने उस शब्द को देखना, उसको बीच में से तोड़ना, क्या बना सव प्लस अर्थ। आपने देखना ये सेम है, सेम है, और सेम जब वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, तो भाई ये तो सेम दीर्घ हुआ, तो ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, मतलब यण संधि में एक चीज का ध्यान रख लेना आप, कि यण संधि में यह और वैसे पहले आधा अक्षर तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले आपको संज्ञा बता चुकी हूं स्टार्टिंग में, तो उससे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यह और वैसे पहले आधा अक्षर तो होगा, लेकिन यह और वैसे पहले थी दोनों अक्षर सिमिलर है ना, सिमिलर अक्षर हैं, तो वो तो दीर्घ संधि के अंदर चला जाएगा। वाक्य वाक्य बता देती हूँ इन शॉर्ट। देखो वाक्य में एक तो क्या आपको ये जो वाक्य के टाइप है आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ये तो तुम सारे कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको संयुक्त इसमें आता दिक्कत, जैसे कि वाक्य का जो भेद है, देखो संयुक्त वाक्य के अंदर एक होता है आपका संयुक्त और एक होता है आपका मिश्रित। बाकी सरल वरल विधान आज्ञावाचक संदेहवाचक विधिवाचक सब कर लोगे तुम। संयुक्त में क्या होता है, इधर एक वाक्य होगा और इधर एक वाक्य होगा, दोनों वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, दोनों वाक्यों का अपना अर्थ प्रकट होएगा, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। वह आगरा गया, उसने ताजमहल देखा, उसने ताजमहल देखा, वह आगरा गया, सीधी सी बात है। उसने ताजमहल देखा और वह आगरा चला गया, तो यहां पर बस बीच में कोई कनेक्टर होगा तो ये संयुक्त होता है। लेकिन मिश्रित वाक्य है जो आपको समझना है पेपर के लिए। मिश्रित वाक्य में क्या होगा, जैसे उसने कहा कि, उसने कहा कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको समझ लो। उसने कहा कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। अब देखो उसने कहा, क्या कहा मैडम, डाउट आ गया आपको। जब भी आपको डाउट आ गया कि उसने क्या कहा, जब भी आपको डाउट आ गया ना, तो आप ये समझो कि उस डाउट को कुछ ना कुछ बात है जो क्लियर करेगी। ठीक है, तो इस बात के ऊपर मेरा डाउट निर्भर है कि ये बात क्या है, तो ये बात इस पर क्या मिलेगी भाई, निर्भर मिलेगी। तो जब आपको एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित मिले तो मिश्र वाक्य होता है। अब यहां तक भी सबको पता है, आगे जो मैं समझाना चाहती हूँ वो नहीं पता शायद सबको। अब यहां पर देखो क्वेश्चन आता है एक प्रधान उपवाक्य, क्योंकि देखो ये एक पूरा वाक्य है। ठीक है, अब वाक्य के जितने भी भाग बन गए
वाक्य के जितने भी भाग बन गए वो उपवाक्य बन जाते हैं, वाक्य के जितने भाग बन गए तो वो उपवाक्य बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक उपवाक्य है और ये भी क्या है, एक उपवाक्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, कौन सा आश्रित है और कौन सा मुख्य है। अब ध्यान से देखो, चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ये सेंटेंस तभी आया जब उसने कहा। यदि वो कुछ ना कहता, मतलब मैं कुछ ना कहता, तो आगे की बात आती ही नहीं। तो ये वाली बात मेरी इस बात पर निर्भर है, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हुई, मुख्य है। तो ये आपका मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, मुख्य उपवाक्य है। और ये आपका क्या है भाई, गौण या आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, गौण या आश्रित उपवाक्य है। क्लियर। अब भाई आपका जो गौण और आश्रित उपवाक्य होता है, आपका जो गौण और आश्रित उपवाक्य होता है, ये आगे 3 तरीके से होता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कब होगा, जैसे अब देखो चाचा नेहरू संज्ञा ही तो था, की से शुरू होने वाले बेसिकली संज्ञा उपवाक्य ही होते हैं, तो ये संज्ञा उपवाक्य ही है। लेकिन मैं कहूं वे फल कहां हैं, वे फल कहां हैं जो आप लाए थे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पूछ रही हूं कि वे फल कहां हैं जो आप लाए थे। अब इसका मतलब मैं किसी फलों की बात कर रही हूं। फल क्या है, संज्ञा है। फलों को क्या कर दिया, फलों की विशेषता बता दी कि भाई मैंने वो वाले फल बता दे बस जो तू लाया था, बाकी घर में कुछ पड़े हैं मैंने नहीं खाना, मैंने तो करनी है लड़ाई, वो ही चाहिए मेरे को, है ना। तो वो फल कहाँ है भाई जो तू लेके आया था, वो बता। वो पुराने जमाने में लाते थे ना, वो केले देते जो मम्मा लाया है, मम्मा लाया केले, है ना। आजकल ट्रेंड खत्म हो गया मम्मा केले लाने वाला। तो पहले जमाने में तो भाई बड़ा जमाना होता था, पहले वैसे मस्त ही जमाना होता था ना। तो भाई वे फल कहाँ है जो आप लाए थे, तो ये जो क्या है, ये आपका विशेषण उपवाक्य बनेगा। ये आपका क्या बनेगा भाई, विशेषण उपवाक्य बनेगा। लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया, वे जब बारिश हो रही थी तो पक्षी झूम रहे थे, जब बारिश हो रही थी तो मोर नाच रहे थे। अब जब बारिश हो रही थी तब मोर नाच रहे थे, तो भाई कब बारिश खत्म होएगी, कब बेचारा, तो देखो जब बारिश हो रही थी तब मोर नाच रहे थे। तो ध्यान से देखो, इधर भी क्रिया है, जब बारिश हो रही थी तब मोर नाच रहे थे। तो क्रिया क्रिया मतलब 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया की विशेषता बताती नजर आए तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये आ सकता है। हाँ, बाकी क्या है, बाकी अवयव शब्द है। अवयव शब्द में क्रिया विशेषण ही होता है, यही होता है। एक संबंध बोधक होता है जिसके अंदर आपको जैसे संज्ञा सर्वनाम के बीच में कोई ये शब्द होते हैं, खुशी के मारे उछल पड़ा, के ऊपर, के खुशी के मारे, इस टाइप के जो होते हैं वो संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, फिर समुच्चय बोधक होता है जिसमें मतलब सेंटेंस होते हैं, पूरे पूरे सेंटेंस के बीच में होते हैं, तो वो जो है तो वो क्या है सेंटेंस में, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में जब पूरा सेंटेंस होता है संबंधवाचक में होता है। फिर विस्मय आदि बोधक तो पता ही है, सडन फीलिंग आती है। निपात जो बिना बात के शब्द होते हैं। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है उसके लिए इतनी रिवीजन बहुत है, क्योंकि मैं तो सिर्फ पेपर ही करवाने आई थी आपको पीआरटी 2019 का, लेकिन बच्चों के परम आग्रह को मैं कैसे ठुकरा सकती थी। और मुझे लगा चल यार हो गया पेपर पुपर तो बस कोई बात नहीं, इनको वो बातें बताओ जो पेपर में रखी हुई मिलेंगे, सर रिविजन है ना। तो मैंने कोशिश की है, वैसे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा टॉपिक मैंने तुम्हें शॉर्ट में रिवाइज करवा ही दिए हैं। और अभी देखो 1 बजे क्लास है और इस क्लास को सेव होने में 10 मिनट लगेंगी, और 1 बजे दूसरी मैथ की क्लास है, तो भाई फिर मेरे को क्लास बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेव नहीं होगी, फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप इस क्लास को देख लेना, दूसरों से शेयर भी कर देना। बाकी अभी देखते हैं मैथ्स की कितनी देर चलेगी, और मैं तुम्हें हिस्ट्री के PYQ जरूर करवाऊंगी विद कॉन्सेप्ट रिविजन, विद कॉन्सेप्ट रिविजन। बाकी तुम बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। तो निपात बता दूं, निपात में क्या है, निपात वो शब्द होते हैं जो वाक्य में विशेष बल भर देते हैं। ठीक है, वाक्य में विशेष बल भरने वाले शब्द निपात होते हैं हिंदी की भाषा में, शुद्ध भाषा में। बट निशा शर्मा की भाषा में निपात वो शब्द होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जो बिना बात के होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं भाई, निपात होते हैं। जैसे
मैं कहूं तुम्हें निशा मैम से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना भाई, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूं, तुम्हें निशा मैम से ही पढ़ना है। तो ये ही शब्द जो मैंने लगाया ना, ही शब्द, ये निपात है, ठीक है, जो वाक्य में विशेष बल भर देता है, ही शब्द क्या है, निपात है। मुझे दिल्ली ही जाना है, तो मुझे दिल्ली ही जाना है, यूं बोलते हैं मुझे दिल्ली जाना है, कुतुब मीनार देखना है, तो ये जो शब्द होता है ये क्या होता है, निपात होता है, ठीक है। एक बच्ची उपसर्ग प्रत्यय कर रही है, सुन ले भाई, उपसर्ग प्रत्यय बड़ा समझाने की चीज है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको। उपसर्ग प्रत्यय की सबसे खास बात क्या है, उपसर्ग प्रत्यय की सबसे खास बात क्या है, आपको शब्द का टूटने के बाद और शब्द का मतलब टूटने के बाद मेन शब्द का जो मतलब होता है ना, मेन शब्द का जो मतलब होता है वो टूटे हुए शब्द के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। मेन शब्द का मतलब यदि टूटे हुए शब्द में नहीं आ रहा तो इसका मतलब वहां उपसर्ग प्रत्यय का पेयर बन रहा है गलत, ठीक है। एक तो ये पहचान होती है। एक आप उसको ना, जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना, वर्ण विच्छेद, तो उसको तोड़ के देख लो, ठीक है, वर्ण विच्छेद की तरह तोड़ के देख लो। मेरा टाइम 11 बजे का है यूट्यूब पर, सुबह 11 बजे, ठीक है, तो तोड़ के देख लो उसको, ऐसे कर सकते हो। और प्रत्यय में तो कुछ ज्यादा नहीं है, प्रत्यय में है ना, बिल्कुल आप आवाज निकाल लो पीछे वाले शब्द की, आप उसको बोल के देखो, और पीछे जो टुकड़ा छूट जाता है मोस्टली वही प्रत्यय होता है। और संधि तो भाई काफी बड़ा चैप्टर है, इसके अलावा कर आओगे तुम, बहुत होशियार हो तुम, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू। सीडीपी का मैराथन का सेकंड पार्ट, थम मतलब सांस ना लेने दो मैंने, नू चाहो गति, सुनो अब ऐसा है, सीडीपी का सेकंड पार्ट, जो लेसन्स बचे हैं, मेरी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं कुछ यूट्यूब पर, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ एफर्ट्स करती हूँ, उनको मर्जिंग करती हूँ, एक मैं टेक्निकल भी तो नहीं हूँ, आई विल डू समथिंग एंड सीडीपी सेकंड मैराथन पार्ट, ठीक है, आज और कल की डेट में ही हो जाएगा, होगा तो, ठीक है, सीडीपी सेकंड पार्ट। चलो भाई बाय बाय, अब 1 बजे आ जाना, फिर शाम 7:30 बजे आ जाना, बीच में देखती हूँ हिस्ट्री की क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। कंप्लीट कोर्स अचीवर अकेडमी ऐप पर अवेल होते हैं, स्क्रीनिंग का कोर्स भी है, कॉमन सेक्शन का भी है, सब्जेक्ट्स के भी हैं, केवीएस का भी है, सभी वहाँ पर अवेल हैं। और वहाँ पर बहुत बहुत मेहनत की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, वहाँ सब कुछ खत्म करवा करवू के बच्चों को बिल्कुल ये बुलवा के संतुष्ट हो भाई, फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी साइंस के लिए न्यू बैच आएगा, साइंस का हाई लेवल का अलग अलग टीचर्स, 3 डिफरेंट टीचर्स अपॉइंट करूंगी स्क्रीनिंग के लिए, डीएसएसबी के लिए, ठीक है। तो पुराने वाला जो एस्टेट का बैच है उसको कोई बच्चा ना खरीदे, स्क्रीनिंग और डीएसएसबी के लिए न्यू बैच आएगा वो ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे हाई लेवल का कंटेंट करवाना है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। सिमरन वाच्य में क्या है, जिसमें आपको लगे कर्ता ही डोमिनेट कर रहा है काम करने में तो करत वाच्य होगा, जिसमें आपको लग रहा है कि कर्म है कर्म